इशिका को सोचते हुए देख अभि ने पूछा, बॉस आप चलेगी ना यहाँ से? इशिका ने उसे एक नज़र देखा फिर सामने देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे यही रहना है। इशिका की बात सुनकर अभि बिल्कुल हैरान हो गया। उसने इशिका से कुछ कहने की कोशिश की, तभी इशिका ने आगे चलते हुए कहा, मुझे ये बताओ यहाँ लंच कहाँ मिलेगा? अभि के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इशिका को उसका फैसला बदलने के लिए कह सके, लेकिन किसी और में तो और उसे अभि को बताना होगा, क्योंकि वो इशिका को ऐसी जगह रहने नहीं दे सकता था जहाँ इशिका के लिए कोई रहने की अच्छी सुविधा भी ना हो। अभि ने फिलहाल कहा, चलिए बॉस मैं आपको ले चलता हूँ। इशिका ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो लोग एक छोटे जैसा दिखने वाले ढाबे का पास मौजूद थे और इशिका उसे अजीब नज़रों से देखे जा रही थी। अभि ने इशिका को बताया, बॉस ये यहाँ की सबसे अच्छी जगह है। इशिका ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, सबसे अच्छी जगह? लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अभि को कहा, ठीक है। अभि ने जल्दी से एक सबसे बेस्ट वहाँ की चेयर इशिका के लिए लगवा दी थी और खाना भी मंगवा लिया था, जिसे इशिका बस अपनी आंखों से घूरे जा रही थी। वहाँ कई सारे लोग थे जो इशिका को ही देख रहे थे, शायद ऐसी लड़की पहली बार वहाँ आई थी। इशिका ने खाना शुरू किया और हमेशा की तरह उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना लंच खत्म कर लिया। कुछ देर बाद इशिका अपने सामने एक छोटे से घर को देखे जा रही थी, जिसे देखकर इशिका की आंखें फैली हुई थी। उसने गुस्से से आवाज़ लगाई, अभि। अभि जो वही चुपके से इशिका को देख रहा था, वो इशिका की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर डर गया और भागते हुए उसके सामने जा पहुंचा। इशिका ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, क्या मैं यहाँ रहूंगी सच में? इशिका की बात सुनकर अभि ने अपना सर झुकाते हुए कहा, बॉस इसके लिए माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर सब लोग ऐसे ही रहते हैं और यहाँ इससे बड़ा कोई घर या कोई कैंप भी नहीं है, बस यही मिला है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करवा दिया है, आपको कोई भी धूल नहीं मिलेगी और इसी घर के सामने से रोज़ आर्मी वाले राउंड लगाते हैं। अभि की आखिरी बात सुनकर इशिका का गुस्सा शांत हो गया। उसने एक नज़र उस घर को देखा जिसका दरवाज़ा लकड़ी का था, जो हल्का सा प्रेस करते ही टूट जाता, ऐसा था वो दरवाज़ा। इशिका ने अपने माथे को सहलाया और कई बार गहरी सांसें ली। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए कहा, अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये भी सही है, ये भी करूंगी। इशिका की बात सुनकर अभि ने काफ़ी हल्के से कहा, बॉस अगर आप चाहें तो हम वापस। इशिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से। अभि अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया। इशिका वही बाहर रखी एक चेयर पर बैठ गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही दूर से कोई था जो इशिका को देख रहा था, वो कोई और नहीं अंसार था। उसे आरव ने नहीं भेजा था, बल्कि वो तो खुद वहां आया था, क्योंकि वो जानता था कि इशिका आरव के लिए ही वहां आई है। उसे पता था कि इशिका कभी ऐसी जगह नहीं रुकी है और ना ही उसे इसकी आदत है, लेकिन फिर भी वो वहां रहने के लिए तैयार हो गई थी। किसके लिए? आरव के लिए। उसने एक नज़र इशिका को देखा और वहां से चला गया। वही रिजॉर्ट में जैसे ही युवराज और वैभव के कानों तक इशिका की बात पहुंची और ताहिरी को तो पहले ही वहां से निकल चुकी थी। युवराज को हद से ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और हद से ज़्यादा इशिका की चिंता भी हो रही थी। गुस्सा इसलिए कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होकर ऐसा कैसे कर सकती है, और चिंता इसलिए कि वो वहाँ कैसे रह पाएगी। वहीं दूसरी तरफ इशिका की चेयर पर बैठे बैठे ही आंख लग गई थी। उसकी आंख तब खुली जब ताहिरी की चिल्लाती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी, इशिका इशिका तू कहाँ है तू? उस आवाज़ को सुनकर इशिका ने अपनी आंखें खोली और अफसोस से अपना नामे सर हिला दिया। इशिका चेयर पर से उठकर बाहर गई। ताहिरी ने जैसे ही इशिका को देखा, वो जल्दी से उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए बोली, इशिका तू अकेली यहाँ क्यों है? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इशिका ने शांति से ही कहा, और तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? इशिका की बात सुनकर ताहिरी का मुंह फूल गया। उसने इशिका का हाथ पकड़कर कहा, ऐसे क्यों कह रही है? मैं भी तो तेरे साथ रहूंगी। इशिका ने उसे समझाते हुए कहा, ताही तुम वापस जाओ, मेरी एक मीटिंग है, उसे मैं अटेंड नहीं कर सकती। एक काम करो, जाओ तुम युवराज के साथ मिलकर उस मीटिंग को अटेंड करो। इशिका की बात सुनकर ताहिरी ने अपना नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जा रही, और युवराज भी कुछ देर में यहाँ पहुँचता होगा। फिर उसने उस घर को देखा, फिर उसने इशिका को देखा, जिसे देखकर इशिका ने पूछा, क्या हुआ? ताहिरी ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, तू यहाँ क्यों बैठी है? क्या तू किसी दादी माँ की मदद कर रही है? इशिका ने शांति से कहा, नहीं मैं अब से यही रहूंगी। ये सुनकर ताहिरी अपनी जगह गिरती गिरती बची। उसने हैरानी से कहा, क्या तू यहाँ रहेगी? ये तेरे साथ मैच नहीं हो रहा। इशिका ने कहा, यहाँ कोई होटल नहीं है, इसलिए मुझे यही रहना होगा, और यहाँ से मेजर साहब रोज राउंड लगाते हैं, यहीं से वो गुजरते हैं। ये सुनकर ताहिरी ने हैरानी से पूछा, तो इसलिए तू यहाँ रहेगी? इशिका ने अपना सर हिला दिया। ताहिरी ने कहा, लेकिन तू यहाँ नहीं रह पाएगी। इशिका ने उसे देखते हुए कहा, मैं यहाँ रह सकती हूँ, वो भी यही रहते हैं, तो मैं क्यों नहीं? इशिका की इस बात ने ताहिरी के होंठों को सील कर दिया। उसे समझ नहीं आया अब वो उसे कैसे समझाए। ताहिरी उस घर के अंदर जाते हुए बोली, ये अंदर से कैसा है? इशिका भी उसके पीछे अंदर गई। ताहिरी ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, क्या सच में तू जमीन पर सोएगी? इशिका ने सामने जमीन पर लगे बिस्तर को देखा, फिर आसपास देखने लगी।
ताहिरी ने कहा, क्या देख रही है अपने मुलायम आरामदायक बिस्तर को। इशिका ने कुछ नहीं कहा तो ताहिरी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चल यहाँ से चलते हैं, मेरे पास एक और आइडिया है, जब खडूस की छुट्टियाँ हो जाएं तब उसे पटाने की कोशिश करना। इशिका ने उसे रोकते हुए कहा, अगर कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली तो। ताहिरी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, सही कहा, ऐसा हो सकता है। फिर उसने परेशान होते हुए कहा, लेकिन इशिका तू यहाँ नहीं रह पाएगी, रात को यहाँ पर ठंड भी बढ़ जाएगी। इशिका ने शांति से कहा, सब ठीक है। ताहिरी ने कुछ कहने की कोशिश की। इशिका ने इस बार कठोर लहजे में कहा, बस बहुत हुआ। इशिका की कठोर आवाज़ सुनकर ताहिरी चुप हो गई, लेकिन उसे इशिका की परवाह हो रही थी। उसने इशिका से कहा, ठीक है तू यही रह, मैं अभी हर एक चीज़ की अरेंज करती हूँ यहाँ तेरे लिए। उसकी बात सुनकर इशिका के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई थी। तभी वहाँ युवराज और वैभव भी आ गए। युवराज ने सीधा इशिका से गुस्से से कहा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। वो आगे कुछ कहता कि इशिका ने उसे अपने ओरा में कठोर नज़रों से देखा। इशिका की आंखों को देखकर युवराज एकदम से चुप हो गया और 2 कदम पीछे हट गया। इशिका ने फिर वैभव को देखा। उसने कहा, बॉस आप यहाँ नहीं रहे। वो आगे कुछ कहता कि इशिका ने उसे अपनी गुस्से से भरी नज़रों को देखा, जिसे देखकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। इशिका ने उन तीनों को देखा। उन्हें इतना परेशान देख इशिका ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, ताही मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ जो थोड़ी ठंड से डर जाऊंगी और मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ जो तुम सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। इशिका की बात सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी इशिका ने चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से और जो तुम लोगों का काम है वो करो जाकर, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। अगर तुम तीनों में से कोई एक भी मुझे यहाँ नजर आया तो वो मेरी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाना। इशिका की बात सुनकर तीनों ने कुछ कहने के बारे में सोचा, लेकिन इशिका को गुस्से में देखकर तीनों कुछ कह नहीं पाए। इशिका ने उन तीनों से कहा, सुना नहीं तुम तीनों ने मैंने क्या कहा, जाओ यहाँ से। तीनों ने एक दूसरे को देखा और ना चाहते हुए भी तीनों को जाना ही पड़ा। इशिका ने एक गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ आरव अपनी गन साफ कर रहा था। अंसार उसके पास जाकर बोला, भाईजान इशिका जी यही रुक रही है। ये सुनकर आरव ने हाथ रुक गए। अंसार ने कहा, भाईजान आप जानते हैं यहाँ ठंड अब बढ़ने लगेगी और उन्हें। वो आगे कुछ कहता कि आरव ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, वो अपनी मर्जी से यहाँ है और क्या वो इतनी कमज़ोर लड़की है जो यहाँ रह नहीं सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अंसार ने खुद से कहा, क्या इन्हें सच में उनकी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है, क्या इन्हें सच में उन्हें देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में रात हो चुकी थी। वही इशिका जहाँ रुकी हुई थी, उसने वहाँ आग जला रखी थी और वो वहीं बैठकर अपने हाथ सेक रही थी। तभी उसने अपनी वॉच में टाइम देखा, जिसे देखकर वो खुश हो गई। वो अपनी जगह से उठी और वहाँ से तुरंत निकल गई। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, क्योंकि वहाँ रास्ते में लाइट नहीं थी, जिस वजह से उसे टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, हर तरफ सुनसान इलाका था और उसके साथ ही साथ कोहरा भी हर जगह फैला हुआ था, लेकिन तब भी इशिका को ज़रा सी भी डर नहीं लग रहा था और ना ही आज तक वो किसी चीज़ से डरी भी थी। कुछ ही देर में वो एक जगह पहुंच गई जहां उसे आग जलती हुई नजर आ रही थी। उसने आसपास देखा जहां एक कैंप लगा हुआ था। इशिका आसपास देखने लगी। तभी उसे एक बड़े पत्थर पर आरव लेटा हुआ नजर आया, जिसे देखकर वो एकटक उसे देखने लगी। उसके होंठों पर स्माइल आ गई थी। उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। जिसकी आहट आरव को सुनाई दे गई थी वो तुरंत बैठ गया और उसकी नज़र सीधा इशिका पर गई, जो उसे ही देख रही थी। इशिका को देखकर आरव उसे देखने लगा। आग की रोशनी जो इशिका के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसने इशिका पर से अपनी नज़रें हटाई और वापस लेट गया, जिसे देखकर इशिका की मुस्कान गायब हो गई। आरव को देखकर इशिका एकटक उसे देखने लगी थी, लेकिन जब आरव ने फिर से एक बार उसे अनदेखा कर दिया तो उसके कदम रुक गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं बदले। वो सीधा आरव की तरफ बढ़ गई। वो आरव के ही पास बैठ गई और उसे देखने लगी। उसने आरव से कुछ नहीं कहा और ना ही उसे कुछ कहना था और ना ही वो यहाँ आरव से कुछ कहने आई थी। वो तो बस उसे देखने आई थी, हमेशा की तरह उसे निहारने आई थी, अपने सुकून के पास आई थी। वो चुपचाप आरव को देखती रही। आरव को इसका अंदाजा था, लेकिन ना तो उसने उससे कुछ भी पूछा और ना ही उससे कुछ भी कहा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी आरव के पास में जो वॉकी टॉकी था उसमें से आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर आरव एकदम से अलर्ट हो गया और वो उठकर बैठ गए और सीधा वॉकी टॉकी पर बात करते हुए वहां से निकल गया। जिसे देखकर इशिका आरव को जाते हुए देखकर घूरने लगी। क्या एक बार भी उससे कुछ कहना नहीं था उसे? क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उसका उसके पास होने से? तभी इशिका के पास एक बेहद ठंडा हवा का झोंका गुजर गई, जिससे इशिका के शरीर में एकदम से सनसनी हो गई। ठंड बढ़ने लगी थी। इशिका ने अपने हाथों में पहने अपने ग्लव्स देखे। उसने अपने कोट को और कसकर पकड़ लिया। वो आरव के लगे कैंप के पास गई। पहले उसने सोचा था कि वो यही रुक जाएगी, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसके कदम रुक गए। उसने एक नज़र उस ओर देखा जहां से आरव गया था, फिर वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद आरव उसी जगह पर वापस आया।
ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उधर गई जहां इशिका थी, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। उसने कुछ सोचकर कैंप की तरफ देखा और सीधा उसके अंदर चला गया, लेकिन अंदर भी इशिका को ना देखकर आरव की आंखें बदल गई। शायद उसने कुछ और ही सोचा था। उसने एक नज़र बाहर डाली जहां धीरे धीरे बर्फ पड़ रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ देर बाद उसी घर में जहां जिसको इशिका ने लिया था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन तब भी वो हर जगह से साफ था। इशिका नीचे बिस्तर पर बैठी थी। उसे ठंड काफ़ी लग रही थी। वहां ब्लैंकेट तो था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा इशिका को चाहिए होता था। इशिका उसी ब्लैंकेट को कवर करके लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद कोई था जो उस घर की एक छोटी सी खिड़की से इशिका को देखे जा रहा था। वो उसे कांपते हुए देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि आरव था। इशिका को देखकर उसकी मुट्ठियां बंध चुकी थी। उसे पता था कि इशिका हद से ज़्यादा जिद्दी है। उसने एक नहीं वहां कई जगह जगह आग जला दी और वही दरवाजे के बाहर बैठ गया और एकटक सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जिससे उसके मन में चल रहे भावों के बारे में पता लगाया जा सके। वही अंदर इशिका के होंठ मुस्कुराने लगे थे। उसकी आंखें तब भी बंद थी, फिर भी उसके होंठ मुस्कुराए जा रहे थे। अगले दिन इशिका ने सुबह अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, फिर भी वो मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर गई जहां उसे वैभव और ताहिरी मिल गए। ताहिरी ने सीधा एक बैग इशिका को देते हुए कहा, तेरे कपड़े जल्दी से पहन कर आ, मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। इशिका ने बिना कुछ कहे बैग ले लिया। कुछ देर बाद वही बाहर बैठकर ताहिरी और इशिका ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ताहिरी इशिका को घूरे जा रही थी और इशिका हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर रही थी। ताहिरी ने उसे देखते हुए कहा, क्या यहाँ नींद भी आए? इशिका ने सिर्फ इतना कहा, पहले ब्रेकफास्ट फिनिश करो। इशिका की बात सुनकर ताहिरी चिढ़ते हुए जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने लग गई और कुछ ही मिनटों में उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म भी कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद इशिका और ताहिरी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। कुछ देर बाद इशिका एक जगह पर रुक गई। ये देखकर ताहिरी ने पूछा, क्या यहीं से जाएंगे? इशिका ने बस अपना सर हिला दिया। ताहिरी भी अपना सर हिलाकर इशिका के साथ ही इंतजार करने लगी। ये देखकर इशिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ से जाओ ना। ताहिरी ने हंसते हुए मजाक करते हुए कहा, नहीं मुझे देखना है कोई MS को कैसे इग्नोर करता है। ये सुनकर इशिका उसे घूरने लगी। तभी ताहिरी ने उसका सर पकड़कर उसे घुमाते हुए कहा, मुझे बाद में देख लेना, पहले वहाँ देख। इशिका ने वहां देखा जहां उसे कुछ ऑफिसर्स तो नजर आए, लेकिन उनके साथ आरव को ना पाकर इशिका की आंखें कठोर हो गई। ताहिरी ने वहां देखते हुए कहा, ये खड़ूस मेजर कहाँ है? कहीं तुझे देखकर कहीं छुप तो नहीं गए? वही इशिका सीधा अंसार की तरफ बढ़ गई और उसके सामने जाकर सीधा सवाल किया, मेजर साहब कहाँ है? इशिका की बात सुनकर अंसार पहले सोचने लगा, फिर कहा, वो सर तो वापस चले गए। ये सुनकर इशिका ने कहा, वापस? अंसार ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ वापस चले गए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको भी जाना चाहिए। इतना कहकर वो चला गया। ताहिरी ने इशिका को देखकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई मजाक नहीं है, खुद के दिल से जूझना कोई मजाक नहीं होता। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। ताहिरी खुद से बोली, इसका बात का मतलब क्या था? फिर वो भी इशिका के पीछे भाग गई। कुछ घंटों बाद आर्मी कैंप में रौनित आरव को देख रहा था, जिसने किसी से कोई बात नहीं की थी। रौनित आरव के पास गया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? वहाँ किसी को तकलीफ में देख नहीं पाया? और ये तू अच्छे से जानता था कि जब तक तू वहाँ है वो भी वही रहेगी, वो तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन बार बार तेरी नज़रों के सामने ही आएगी। जब तक तू हाँ नहीं कर देता वो हार नहीं मानेगी, इसलिए तू वापस आ गया, क्योंकि तू जानता है कि तू वापस आएगा तो वो वहाँ से वापस आएगी। रौनित की बात सुनकर आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसके चेहरे पर कठोरता के ही भाव थे। उसने रौनित को देखते हुए कहा, ऐसा सिर्फ तुझे लगता है? मुझे यहाँ काम था इसलिए आया हूँ, ज़्यादा गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुझे और ना ही उसे। रौनित ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे ये बात 1.5 साल पहले पता होती कि तू उनसे अलग होने के बाद इतना पत्थर दिल हो जाएगा तो मैं उस दिन को बदलने की हर एक नाकाम कोशिश करता। उसकी बात सुनकर आरव कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर बिना उसकी तरफ देखे कहा, जो हो नहीं सकता उसे सोचना भी नहीं चाहिए। रौनित ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या तेरा कभी मन नहीं करता? उसकी ये बात सुनकर आरव की आंखों के सामने हर एक वो सारे पल घूमने लगे जो उसने इशिका के साथ बिताए थे, चाहे वो उसके पास हो या फिर उससे दूर हो, हर एक पल। रौनित उसे गौर से देख रहा था कि तभी आरव ने उसे देखते हुए कहा, नहीं करता, मेरा मन सिर्फ अपना फर्ज निभाने का करता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। रौनित ने कहा, कब तक खुद से झूठ बोलेगा? सच्चाई तू अच्छे से जानता है और उस सच्चाई को अपनाता भी है, फिर भी। आरव ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तेज कहाँ है? रौनित ने अपना नाम सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो नाराजगी के साथ वहां से चला गया। आरव ने उसे जाते हुए देखा। रौनित उसका सबसे अच्छा दोस्त ही नहीं, उसका जिगरी दोस्त था। हर लम्हा दोनों ने साथ गुजारा था, चाहे दुख और या कोई खुशी हो, दोनों ने साथ में सही थी। रौनित आरव के उतना ही जरूरी था जिनका कि उसका प्यार।
रोनित को आरव बहुत मानता था। आरव ने खुद से कहा, जिद छोड़ दो, रोनी कुछ हासिल नहीं होगा, हमेशा की तरह ही सिर्फ तकलीफ होगी। तभी वहां तेज आ गया। उसने आरव को देखते हुए कहा, क्या तेरे पास टाइम है? आरव ने एक नज़र उसे देखा फिर कहा, नहीं। तेज ने कहा, रोशनी एक बार तुझसे बात करना चाहती है। तेज की बात सुनकर आरव ने उसे देखा तो तेज ने अपनी नज़रें फेर ली। आरव ने कहा, उससे कहो जो वो चाहती है वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं उससे बात करूंगा। तेज ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, इतना मान इशिका जी का भी रख ले। आरव ने वहां से निकलते हुए कहा, ऐसा दिन बता दे जब मैंने उसका मान ना रखा हो। तेज ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, कौन सी जड़ी बूटी खिलाऊं इसे? वही रिजॉर्ट में वासु इशिका के रूम के बाहर खड़ा था और वो उसे देखे जा रहा था, जो एक टक खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। वासु ने एक नज़र इशिका को देखा और सीधा रिजॉर्ट से निकल गया। अगली सुबह रोशनी और आरव आमने सामने बैठे थे। रोशनी ने मुस्कुराकर आरव से कहा, आरव भैया थैंक्स बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। आरव ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, कहो क्या कहना है। रोशनी ने मुस्कुराकर ही कहा, आपको पहले से सब पता है कि मुझे क्या कहना है या मैं क्या कहना चाहती हूँ, और मैं आपके फैसले का भी सम्मान करती हूँ, लेकिन भैया उस इंसान से दूर रहना और उससे तकलीफ देना बहुत मुश्किल होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो उनकी भलाई के लिए ही करते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन उस भलाई का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप ये जानते हो कि उनकी ज़िंदगी किससे जुड़ी हुई है और चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकते क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। आपके बिहेवियर से ना ही सिर्फ उन्हें बल्कि आपको भी उतनी ही तकलीफ होती है, तो फिर उन्हें अपना क्यों नहीं लेते? आरव शांति से रोशनी की बात सुन रहा था, ना ही उसे गुस्सा आया और ना ही उसे खुशी हुई। आरव ने मुस्कुराकर रोशनी से कहा, तुम एक अच्छी लड़की हो रोशनी, क्योंकि तुम्हें दूसरों की परवाह भी है, और मुझे खुशी है कि तेज की शादी तुमसे हुई। और बात रही मेरी, तो तुमने मुझे भैया कहा है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया। लेकिन रोशनी, मैं बस यही कहूँगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, चाहे वो इशिका हो या फिर कोई और लड़की हो। मैं शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे ना ही इस जिम्मेदारी को उठाना है और ना ही इसे निभाना है। मेरी लाइफ का हर एक सेकंड सिर्फ मेरे फर्ज के लिए है। रोशनी ने सीरियस होकर कहा, जैसे देश के लिए आपका फ़र्ज है, क्या प्यार के लिए कोई फ़र्ज नहीं है? क्या इशिका के लिए आपका कोई फ़र्ज नहीं है? उस लड़की के लिए आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता? रोशनी की इस बात सुनकर आरव चुप हो गया। फिर उसने मुस्कुराकर ही कहा, उसके लिए मेरा कोई फ़र्ज नहीं है, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। रोशनी, इस बात को भूल जाओ और फिक्र मत करो, उसे भी जल्दी ही समझ आ जाएगा और वो अपने लिए किसी बेस्ट और अपने लेवल के लड़के से शादी करेगी। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, आरव भैया ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि उनकी शादी सिर्फ किससे हो सकती है ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। आरव ने कहा, मुझे अब जाना होगा। रोशनी ने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया और कहा, भैया हम आपके फैसले को नहीं बदल सकते, ये आपका फैसला है और आपका ही होना चाहिए, लेकिन आपको सोचना चाहिए। आरव ने अपना सर हिला दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ कि तभी उसके सामने संजू आ गई। संजू को देखकर आरव रुक गया। उसने उसके पीछे देखा जहां उसके सारे छोटे भाई खड़े थे। संजू को देखकर आरव ने उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोला, बुढ़िया तुम भी यहाँ हो? संजू ने आरव को देखते हुए कहा, क्या फ़ायदा मेरे यहाँ होने का भी जब आप यहाँ होकर भी हमसे नहीं मिलते? आरव ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बुढ़िया मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ तो मैं कैसे मिल सकता हूँ? तुम जब तक यहाँ हो हर जगह मज़े से घूमो और एंजॉय करो। संजू ने आरव का हाथ पकड़कर नम आंखों से आरव को देखते हुए कहा, भैया आप घर कब आएंगे? आरव ने उसकी नम पलकों को साफ करते हुए कहा, ये बात एक सोल्जर को कैसे पता होगी, मेरी गुड़िया तो समझदार है ना। फिर उसने उसके पीछे खड़े रोहन को देखा जो बस उसे देख ही सकता था। उसने रोहन से कहा, गुड़िया का ध्यान रखा हो, उससे लड़ाई झगड़ा कम करो। रोहन ने कहा, मैं नहीं करूँगा, वैसे भी आप मुझसे ज़्यादा इस चूहिया से प्यार करते हैं, अगर आपको इसकी इतनी ही परवाह है तो खुद आकर ख्याल क्यों नहीं रखते? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसने संजू के गाल को प्यार से छूते हुए कहा, मैं अब जाता हूँ, अपना ध्यान रखना, घर जाओ तो आराम से और सेफली जाना। संजू ने आरव से कहा, भैया मम्मा आपको बहुत याद करती है, वो रोज आपका इंतजार करती है, आप उनसे मिलने घर आ जाए ना। संजू की बात सुनकर आरव की मुस्कान कुछ ही पल में गायब हो गई। अंकित ने आरव से कहा, हाँ भैया, बड़े पापा और डैड भी आपको बहुत याद करते हैं। आरव ने उन सब की तरफ देखकर कहा, अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं घर जरूर आऊँगा। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और सबकी तरफ देखा, कहा, ज़्यादा दिनों तक घूमना भी अच्छी बात नहीं है, जाओ और अपनी स्टडी और अपने करियर पर फोकस करो, अभी तुम सबको बहुत आगे जाना है। इतना कहकर उसने सौरभ को देखकर कहा, इन्हें समझाओ। सौरभ ने अपने हाथों को गले के पीछे बांधते हुए कहा, जब आप रोनी भैया की बात नहीं समझते तो आपको क्या लगता है कि ये सिंघानिया परिवार के बच्चे मेरी बात समझेंगे? इस पर आरव ने अपना सर नामे हिला दिया। वही उसकी बात सुनकर रोहन ने उसे खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाते हुए कहा, ये 25-26 साल का एक हैंडसम क्रिकेटर तुम्हें बच्चा नजर आ रहा है। अंकित ने भी रोहन की तरह खुद को दिखाते हुए कहा, और ये एक सबसे हैंडसम बिजनेसमैन भी तुम्हें बच्चा नजर आ रहा है। सौरभ ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, कितनी जल्दी चिढ़ जाते हो, अब भी तो खुद को बच्चा सुनकर कितना चिढ़ गए।
वही आरव अपने माथे के बीच वाले हिस्से को सहला रहा था। चाहे ये लोग कितने ही बड़े हो जाएं या कितने ही लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ हरकतें कभी खत्म नहीं होती। आरव ने संजू का सर सहला दिया और वहां से निकल गया। वो जा ही रहा था कि तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर आरव के भाव बदल गए। आरव ने सामने देखा जहां वासु खड़ा था। वासु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको याद हूं ना? आरव ने उसे देखकर शांति से कहा, हम तुम यहाँ कैसे? वासु ने कहा, मेरी दी यहाँ है तो मैं भी यही रहूंगा ना? आरव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझसे क्या काम है, क्या तुम भी? वासु ने मुस्कुराते हुए अपना नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं हाँ, मैं जरूर आपकी और दी की शादी देखना चाहता हूँ और दी को और आपको दोनों को खुश और एक साथ देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी दी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं, मेरी दी को आप पर भरोसा है और एक दिन आप दोनों जरूर साथ होंगे। आरव ने प्यार से वासु का सर सहलाते हुए कहा, काफ़ी बड़े हो गए हो और समझदार भी हो गए हो, लेकिन वासु जो हो नहीं सकता क्यों? उसे देखने के सपने देख रहे हो तुम, अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी दी के लिए सबसे बेस्ट सोचना चाहिए। वासु ने हंसते हुए कहा, आपकी ये बात सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही है, मैं उनके बारे में क्या बेस्ट सोचूं जो खुद हमारे लिए दुनिया का बेस्ट सोचती नहीं है बल्कि कर देती है, जिन्होंने खुद अपने लिए सबसे बेस्ट चुना है। फिर वो हंसते हुए बोला, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, मैंने सोचा आप यहाँ हैं तो आप मुझसे एक बार तो जरूर मिलना चाहेंगे। आरव ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। तभी वहाँ संजू आ गई जो दूर से आरव के साथ वासु को देख रही थी। वासु की नज़र जैसे ही संजू पर पड़ी, उसने एक तीखी मुस्कान उसे देकर आरव से कहा, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? आप तो रियल हीरो हो ना, और मुझे हीरो के साथ सेल्फी लेना बहुत पसंद है। इस पर आरव क्या कहता, उसने अपना सर हिला दिया। वासु खुश होकर अपना फ़ोन निकालकर आरव के साथ ढेरों सारी सेल्फी लेने लगा, जिसे देखकर संजू का चेहरा गुब्बारे की तरह फूल चुका था। संजू आरव के पास आकर बोली, भैया आप इसे सेल्फी क्यों दे रहे हो? वासु ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं, जब तुम मेरी दी के साथ सेल्फी ले सकती हो तो मैं क्यों रियल हीरो के साथ सेल्फी नहीं ले सकता? संजू ने वासु को घूरते हुए कहा, क्योंकि वो मेरे भैया है। वासु ने भी उसे घूरते हुए कहा, तो इशिका दी भी मेरी बड़ी बहन है, समझी? वही आरव का सर उन दोनों बच्चों के साथ रहकर फटने के लिए तैयार था, तो उसने वासु से कहा, वासु ऐसे बात नहीं करते। फिर उसने संजू से कहा, और गुड़िया किसी से क्या ऐसे बिहेव करते हैं? संजू अपना मुंह फुलाते हुए कहा, सॉरी। आरव ने प्यार से उसका सर सहला दिया। ये देखकर वासु भी आगे खड़ा हो गया। आरव ने उसका भी सर सहला दिया और कहा, ध्यान रखो अपना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वासु आरव को जाते हुए देखता रहा, अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। तभी उसने देखा कि संजू जलन भरी नजरों से उसे ही घूरे जा रही है। ये देखकर वासु ने एक लंबी मुस्कान के साथ उसे और जलाते हुए अपने सर को छूते हुए कहा, इनका स्पर्श बिल्कुल दी के जैसा लगता है। इतना कहकर वो हंसकर वहां से चला गया। संजू बस अपना पैर जमीन पर पटक कर रह गई। वही वासु जाकर एक गाड़ी में बैठ गया और संजू के एक्सप्रेशन सोचकर हंसने लगा। तभी उसकी नज़र अपने साइड में बैठे वैभव पर गई, जिसे देखकर उसने अपनी हंसी बंद कर ली, लेकिन वैभव का उसे घुना बंद नहीं हुआ। वासु ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने छोटे भाई से लड़ेंगे क्या? मुझसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए? वैभव ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा है। मैं तुम्हें इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुम मेजा आरव से क्यों मिले? अगर मिले भी तो उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? वासु वैभव की तरफ मुड़कर बोला, आप उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान ना देखकर उनके आंखों में उनके खड़ूसपन को देखते तब तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते। वैभव ने सामने देखते हुए कहा, ये सब करना छोड़ दो, अगर बॉस को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं, बॉस तुम्हें अभी ही वापस न्यूयॉर्क भेज देगी। वासु ने अपना सर हिला दिया। फिर वो आरव को याद करते हुए बोला, उन्हें समझना दी को समझने जैसा है। वैभव ने अपना सर हिला दिया। अगले दिन आर्मी कैंप के कुछ दूरी पर इशिका आरव का इंतजार कर रही थी और उसे ज़्यादा देर तक इंतजार भी नहीं करना पड़ा और उसे आरव भी नजर आ गया, लेकिन आरव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। इशिका ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके पीछे गई, बस उसे जाते हुए देखती रही। इशिका ने एक गहरी सांस ली और अपनी पॉकेट से एक सिगरेट लेटर निकाला और उसे जलाकर उसके कस लेने लगी। वो उसके और मजे ले पाती कि उसे आरव वापस आता हुआ नजर आया और आरव ने उसे सिगरेट के कस लेते हुए भी देख लिया था। आरव को देखकर धुआं इशिका के गले में ही अटक गया था और वो जोर जोर से खांसने लगी थी। उसने जल्दी से अपनी सिगरेट फेंकी और मुस्कुराकर आरव को देखने लगी। वही आरव ने बस एक नज़र उसे देखा था, वो वहां से फिर चला गया। इशिका ने अपनी गर्दन दाएं बाएं मोड़ी और एक गहरी सांस लेकर कहा, ना जाने और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो? इतना कहकर वो इस बारे में सोचने लगी। वही ऑफिसर हिमांशी काफ़ी देर से उसे ही देख रही थी। उसे ये पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वही इशिका तो अब भी आरव की फीलिंग्स के बारे में सोचने में लगी हुई थी। उसने खुद से कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ और करना होगा, लेकिन जनाब फ्री मिले तब ना।
अगले दिन इशिका फिर से आरव का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे वहां आरव नजर नहीं आया तो वो कहीं और चली गई जहां उसे आरव मिल भी गया, लेकिन वहां भी आरव ने ऐसे ही दिखाया जैसे इशिका ना तो उसे नजर आई हो और ना ही वहां हो। ये देखकर भी इशिका को ना ही गुस्सा आया और ना ही उसने आरव से कुछ कहा। वो तो शांति से उसे देखती रही जैसे हमेशा देखा करती थी। इस बार भी उसकी आंखें उसी तरह आरव को देखे जा रही थी। जब काफ़ी दिन हो गए तो सबको आरव पर बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर कोई इशिका को देख सकता था, जो हर दिन हर पल सिर्फ आरव का इंतजार करती थी, जो उसे देखने के लिए घंटों घंटों उसका इंतजार करती थी। तो गुस्सा किसको नहीं आएगा। ताहिरी युवराज तो आग बबूला हो रहे थे। ये पहली बार था जब उन्हें किसी पर इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसका कुछ कर नहीं सकते थे या कर नहीं पा रहे थे। ये सोचकर उन्हें और गुस्सा आ रहा था। एक बार तो ताहिरी ने गुस्से में इशिका को ये तक कह दिया कि वो उसे छोड़ दे, उसे भूल जाएं, वो उसके लिए एक बेस्ट डेट चुनेगी, लेकिन इशिका ने हमेशा की तरह उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोनित और तेज भी अब तंग आ चुके थे, इशिका की जिद को लेकर भी और आरव की जिद को भी। हर कोई उनकी जिद के साथ पीस रहा था। ना तो इशिका अपनी जिद छोड़ रही थी कि वो आरव की राह देखना छोड़ दो, और ना ही आरव अपनी जिद छोड़ रहा था कि वो इशिका को अपना ले। दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। अब देखना ये था कि आखिर जिद किसकी पूरी होगी, आरव की या इशिका की। लेकिन फिलहाल हर कोई इशिका के लिए परेशान था, क्योंकि अब तो इशिका रात को भी आरव का इंतजार करने लगी थी। यहाँ तक कि वो तो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, जिससे हर कोई पागल हो रहा था। और इशिका ये जिद थी या फिर उसका प्यार था, उसे देखकर हर कोई हैरान था। क्या कोई इतना इंतजार और इतना सब्र कर सकता है? कैसे कोई लड़की किसी के लिए इस तरह दीवानी हो सकती है या पागल हो सकती है? ये उसका प्यार था या पागलपन था, किसी को समझ तो नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, इशिका को जरूर यकीन था कि आरव जरूर उसके पास आएगा। अब तो वहाँ जीतने भी आर्मी ऑफिसर थे, सब इशिका को पहचानने लगे थे, और जो उसे जानता भी नहीं था उसे भी उसके लिए बुरा लग रहा था। आरव और इशिका में दोबारा एक बार भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि इशिका ने नहीं की थी। वो तो बस उसे दूर से निहारती रहती और उसका इंतजार करती रहती। अब तो हर कोई इशिका को आरव की गर्लफ्रेंड ही समझता था। अगर इशिका चाहती तो वो आरव का रास्ता रोककर उससे बात कर सकती थी, और ना चाहते हुए भी आरव को बात करनी ही पड़ती। लेकिन इशिका ने ऐसा नहीं किया, और हर कोई समझ भी रहा था कि क्यों, क्योंकि इशिका आरव को उसके काम के बीच डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और ना ही वो उसके फर्ज के बीच में आना चाहती थी, और ना ही वो आरव को रोककर उसका समय बर्बाद करना चाहती थी। वो तो बस उसे ये दिखाना चाहती थी कि वो सच में उससे प्यार करती है और उसकी दीवानी है, चाहे उसे कितना ही इंतजार करना पड़े। लेकिन उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था। कुछ दिन बाद रोनित और तेज आरव के पास थे और उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे, लेकिन इसका आरव पर कोई असर नहीं हो रहा था। तेज ने आरव से कहा, आरव आखिर तू चाहता क्या है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कुछ नहीं चाहता। तेज ने कहा, तो ये बात इशिका जी से कह देना। उसकी ये बात सुनकर रोनित ने अपना सर पीट लिया। आरव ने सामने देखकर कहा, मैं उसे कितनी ही बार बता चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। आरव की बात सुनकर तेज ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, हाँ ये तो तू कह चुका है। फिर उसने गुस्से से कहा, वो सब छोड़, अब बता तेरी उनसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? जब उनसे प्यार करता है तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेता? आरव ने उसे देखकर कहा, क्योंकि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, और अभी भी वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहती है और उसका कोई और मकसद नहीं है। उसे किसी भी हालत में अपनी जिद पूरी करनी है। तेज ने हैरानी से कहा, तुझे ऐसा लगता है? आरव ने अपना सर हिलाकर कहा, और नहीं तो क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि उसे पहले का कुछ भी याद नहीं है? तो उसे मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ उसे शुरू में रिजेक्ट किया था, इसलिए वो अब बस अपनी जिद पूरी करना चाहती है और कुछ नहीं। तेज ने रोनित को देखा और कहा, रोनी चल मेरे साथ हॉस्पिटल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ या फिर मेरा दोस्त पागल हो चुका है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में इशिका जी को किसी और लड़के से ही शादी करनी चाहिए। कम से कम उसे इशिका जी की कद्र तो होगी और उन्हें इतनी तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। रोनित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तेज वहां से निकल गया। अगले दिन फिर से इशिका आरव का इंतजार कर रही थी और तेज इशिका को देख रहा था। उसके कानों में आरव की बात गूंज रही थी कि इशिका सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहती है। वही ताहिरी भी इशिका के साथ थी, क्योंकि अब इशिका की ये खबर रंजित तक बराबर पहुंच चुकी थी और वो चाहते थे कि इशिका वापस आ जाए, नहीं तो उन्हें ही आना होगा। और ताहिरी इशिका को यही बताने आई थी। तेज इशिका के पास गया और उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, आप यहाँ आरव का इंतजार कर रही है? इशिका ने अपना सर हिला दिया। तेज ने मुस्कुराकर इशिका से कहा, आप उसका इंतजार क्यों कर रही है? आप तो MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट MS है, आप तो MS हो ना। आपके पास किस चीज़ की कमी है? आप ना ही सिर्फ अमीर है बल्कि आप पावरफुल भी है। और वो तो एक आम सोल्जर है, उसने तो कब से अपना घर भी छोड़ रखा है और जितना भी उसके पास था उसने सब कुछ अपने छोटे भाई बहनों को दे रखा है। उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उसकी इस ड्यूटी के। आखिर आप उसका इतना इंतजार क्यों कर रही हो, जो हर बार आपको अनदेखा करता है? आखिर आरव में ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर आप उसका इतना इंतजार कर रही है? इससे अच्छा आप उसे छोड़ दे और किसी और को अपना पार्टनर चुनो। क्यों उसके पीछे आप अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? तेज की बात सुनकर ताहिरी इशिका को देखने लगी, जो गुस्से से उबलने लगी थी।
आज एक बार फिर से इशिका के आंखें गुस्से से खून के जैसी लाल हो रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंध चुकी थी। तेज इशिका को गुस्सा होते हुए देख रहा था, लेकिन तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इशिका ने गुस्से में बिना तेज की तरफ देखे कहा, यहाँ से चले जाए मेजर तेज, मुझे आपकी इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही आपकी इन बातों को मैं सुनकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उसने आसमान में देखते हुए कहा, मेरे दिल में तो सिर्फ वही है, उन्हें छोड़कर मैं किसी और को कैसे चुन सकती हूँ। मेरे मन को सिर्फ वही भाते हैं, मेरा मन तो सिर्फ उन्हीं में खोया रहता है, तो आखिर मैं कैसे उन्हें छोड़ सकती हूँ। इतना कहकर उसने तेज को गुस्से से देखते हुए कहा, आइंदा ये बात कह दी है, दोबारा ये बात मत कहिएगा। इतना कहकर उसने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। तेज इशिका की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने ताहिरी को देखा तो उसने तेज को जाने का इशारा किया, क्योंकि इशिका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जो बात तेज ने कही गई वो इशिका के लिए बहुत बड़ी बात थी और वो तेज पर गुस्सा भी नहीं करना चाहती थी। तेज ने मुस्कुराकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद तेज आरव के सामने था। तेज ने आरव से कहा, आरव मुझे नहीं पता तू क्या सोचता है और क्या चाहता है, लेकिन इशिका जी सच में तुझसे प्यार करती है, सिर्फ तुझसे करती है, पहले भी और आज भी। उसकी इस बात का आरव ने कोई जवाब नहीं दिया तो तेज ने हल्के गुस्से के साथ कहा, क्या तुझे उन्हें ऐसे देखना अच्छा लग रहा है? क्या तुझे उनकी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं होती? मैंने उनसे तुझे भूलने के लिए कहा, उनके चेहरे पर वैसा ही गुस्सा था जो पहले देखने को मिलता था। सिर्फ मेरी इतनी सी बात सुनकर वो इतनी गुस्सा हो गई। आरव ने तब भी उससे कुछ नहीं कहा तो तेज ने गुस्से से कहा, ठीक है, जो करना है कर, दोबारा कभी कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर वो गुस्सा होते हुए वहां से चला गया। लेकिन वो जाते जाते आरव की आंखों में आंसू दे गया था। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो क्या महसूस कर रहा था या क्या महसूस करता था, ये सिर्फ यही शख्स जानता था जिसे वो कब से अनदेखा कर रहा था। उसे ही पता था कि वो क्या महसूस करता है, तभी तो वो उसकी दीवानी थी। आरव ने अपने आंसुओं को पोंछने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, उन्हें बही जाने दिया। तभी वहां एक ऑफिसर आया और उसे बताया कि कर्नल सर उससे मिलना चाहते हैं। आरव ने एक ही सेकंड के अंदर अपने आंसुओं को छुपा लिया और वापस अपने चेहरे पर सख्ती को ला दिया। रात के वक्त बाहर इशिका को ठंड लगनी शुरू हो गई थी। वो अभी भी वही आसपास घूम रही थी जिसकी खबर आरव को बराबर थी। वही इशिका अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। तभी उसके पास कोई आया। इशिका ने उसे देखा तो उसने इशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैम कॉफ़ी। इशिका ने एक नज़र कप को देखा, फिर उसे देखते हुए कहा, मैंने नहीं मंगवाए। ये सुनकर उसने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ लेकिन आप यहाँ बहुत देर है, मुझे लगा आपको इसकी ज़रूरत होगी। इशिका ने एक नज़र उसे देखा, फिर उस कप को ले लिया, जिसे देखकर वो खुश हो गया और वो वहाँ से जाने लगा। तभी इशिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेजर साहब से कहना अकेले कॉफ़ी पीना मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर वो चौंक गया, लेकिन वो सीधा वहाँ से भाग गया। आरव ने एक नज़र बाहर आकर दूर से ही इशिका को देखा, जो इतनी ठंड लगने के बाद भी अभी भी वहीं पर थी। वो इतनी जिद्दी क्यों थी? उसने अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ाए कि वो कुछ सोचकर रुक गया और वापस वहाँ से चला गया। वही इशिका के पास ताहिरी आए और उसके सर पर एक मोटा ब्लैंकेट ढक दिया, जिसे देखकर इशिका ने उससे कहा, मैं वापस आने वाली थी। ताहिरी ने फीकी मुस्कान के साथ, हाँ ज़रूर, जब तुझे कोई होश हो तब तो तुझे अपना ध्यान आएगा। मुझे तो लगता है उन्हीं के सामने तुझे अपना एक घर बना लेना चाहिए। इशिका ने वहाँ से जाते हुए कहा, मैं सच कह रही थी। ताहिरी ने हैरानी से कहा, आखिर है क्या ये लड़की? इतना कहकर वो भी इशिका के पीछे भाग गई। वही इशिका चली गई, इसकी खबर आरव को लग चुकी थी। रौनित आरव के पास गया और उसे देखकर बोला, तुझे क्या हुआ? आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन ने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। रौनित ने उसकी आंखों को देखते हुए कहा, ये मैं जानता हूँ कि नींद से ज़्यादा तो तेरी ड्यूटी लगी रहती है, लेकिन कुछ देर के लिए आराम तो करता है ताकि वापस फोकस कर सके। लेकिन तुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तूने नींद लेनी ही छोड़ दी? तू आराम नहीं कर रहा आरव, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। इसका असर ना ही सिर्फ तेरे दिमाग पर होगा बल्कि तेरे फर्ज पर भी होगा। उसकी ये बात सुनकर आरव ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी नज़रें फेर ली। रौनित ने एक गहरी सांस ली और जाकर आरव को गले से लगा लिया। आरव ने कुछ नहीं कहा, ना ही वो रौनित के गले लगा और ना ही उसने उसे अपने से दूर किया। कुछ पल बाद रौनित उससे अलग होकर बोला, अब ठीक लग रहा है। आरव ने बस अपनी पलकें झपका दी। तभी वहां अंसार आ गया। उसने आरव को देखते हुए कहा, भाईजान मुझे पता है कि आप गुस्सा करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए। रौनित ने एक नज़र आरव को देखकर अंसार से पूछा, क्या हुआ? अंसार ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वहाँ इशिका जी, वो वहाँ। ये सुनकर आरव की नज़रें तुरंत उस पर उठ गई। अंसार की बात सुनकर रौनित ने पूछा, क्या हुआ इशिका जी को? अंसार ने आरव को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बाहर ही अपना कैंप लगा लिया है और उन्हें इसके लिए मना किया जा रहा है। तो वो कह रही है कि वो पब्लिक की जगह है, वहाँ वो कुछ भी कर सकती है, तब भी उन्हें मना किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपने लॉयर को बुला लेंगी और कोर्ट तक चली जाएगी, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगी। और भाईजान बाहर बर्फ भी पड़ रही है। ये सुनकर रौनित हैरान हो गया। उसने आरव को देखा जो आग बबूला हो रहा था।
अंसार ने आगे कहा, अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उन्होंने वहां से अपना कैंप नहीं हटाया तो उनके साथ सख्ती की जाएगी। उसकी बात सुनकर आरव तुरंत वहां से निकल गया। रौनित ने अपना सर सहलाते हुए कहा, ना जाने अब क्या होगा। आरव बाहर गया। उसने बाहर जाकर देखा, उसने वहां से ऑफिसर को जाने के लिए कहा। आरव की नज़र फिर इशिका पर गई जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन आरव ने एक नज़र उसे देखा और वहां से वापस चला गया। ये देखकर इशिका की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसने आसमान में देखा। ताहिरी इशिका के पास आकर गुस्से से बोली, तू आखिर ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है, ये सही नहीं है इशिका। इशिका ने उसे देखते हुए कहा, तो फिर सही क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि मेरे पीछे मत आना, तब भी तुम आए। ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, चुप कर। ये सुनकर इशिका ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है अब मेरा डर नहीं रहा। तभी मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। अभी मेरा ध्यान कहीं और है, इसलिए तुम में इतनी हिम्मत आ गई। कोई बात नहीं, एक बार मेरा ये काम हो जाए फिर तुम्हें देखती हूँ। इतना कहकर उसने ताहिरी को एक नज़र अपनी सख्त नज़रों से देखा, जिसे देखकर ताहिरी ने फौरन उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। तभी इशिका की नज़र आरव पर पड़ी, जो वही बैठ गया था। ये देखकर इशिका ने आसमान में देखा, जहां बर्फ पड़नी तेज हो गई थी। इशिका परेशानी से आरव को देखने लगी, जो उसे एक नज़र तक नहीं देख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसे देखा, वो वही बैठा रहा। ताहिरी ने इशिका से कहा, ये उनका काम है, उन्हें बर्फ में रहने की आदत है, तू अंदर चल, नहीं तो तू बीमार हो जाएगी। इशिका ने गुस्से से ताहिरी को देखा तो वो चुप हो गई। इशिका ने फिर आरव को देखा, उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने वहां से जाते हुए कहा, चलो यहाँ से। ताहिरी ने अपना सर खुजाते हुए कहा, इशिका आखिर तुझे करना क्या है, तू एक बार में ही डिसाइड क्यों नहीं करती। फिर उसने जल्दी से वहां से इशिका का लगा कैंप हटवाया और वो जाने से पहले एक बार आरव के पास गई और उसे देखते हुए कहा, वो चली गई। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरी ने आरव से कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि जो आपने इशिका के लिए किया है उसकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी आपकी। जानती हूँ कि ये आपने मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं किया, खुद के लिए, क्योंकि आप इशिका से बेपनाह प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते थे कि वो और तकलीफ सहे। और अब भी आप यही चाहते हो कि इशिका हमेशा खुश रहे, चाहे आपसे अलग रहकर ही क्यों ना हो, बस वो खुश रहे और उसे अंदर से कोई दर्द ना हो। आपने ना केवल उसका दर्द देखा है, बल्कि आपने महसूस किया है जब इशिका हारने जा रही थी, जब वो कमज़ोर पड़ चुकी थी, तब आप ही उसका सहारा बने थे। उसे कमज़ोर नहीं पड़ने दिया था। वो आप ही थे जिन्होंने अपनी खुशी मारकर मेरी इशिका को ठीक किया था और खुद हर पल बस दर्द सहा। सिर्फ इशिका ही नहीं, मैं खुद कहती हूँ कि आपके अलावा कोई उससे कभी इतना प्यार नहीं कर सकता। आज भी हर कोई बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा आदमी इशिका को पाना चाहता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन फिर वो कुछ पल रुककर एक फीकी हंसी मुस्कान के साथ बोली, इसलिए नहीं कि उसे इशिका की परवाह है या उन्हें इशिका से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पावरफुल है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास बहुत पैसे है, वो खुद में ही एक ऐसी शख्सियत है जो हर किसी को हराने के अकेले ही काबिल है, वो हर किसी को अपने सामने झुकाने के काबिल है। इसलिए उन्हें एमएस चाहिए, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। ना ही आपने एमएस से प्यार किया है और ना ही आपने डार्क क्वीन से प्यार किया है। आपने तो सिर्फ इशिका से प्यार किया है, हर पल सिर्फ उसे ही चाहा है, हर पल सिर्फ उसके बारे में ही सोचा है, यहाँ तक कि हर पल सिर्फ उसका इंतजार भी किया है। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उसी का तो इंतजार किया है आपने। ये सुनकर आरव की नज़र ताहिरी पर उठी। ताहिरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अगर इशिका को जानती हूँ तो थोड़ा बहुत तो आपको भी जानती हूँ। मैं नहीं जानती कौन सा डर है जो फिलहाल आपको इशिका के पास जाने नहीं दे रहा है। मैं बस इतना कहूँगी कि इशिका जल्दी ही थकने वाली है और वो रुक जाएगी। ये सुनकर आरव की आंखें बदलने लगी, उनमें बेचैनी घूमने लगी। ताहिरी वहां से जाने लगी कि उसे रौनित नजर आया। वो रौनित को देखकर मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। रौनित आरव के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कर्नल सर तुझे बुला रहे हैं। ये सुनकर आरव ने अपना सर हिला दिया। अगले दिन रिजॉर्ट में इशिका रिजॉर्ट से बाहर जा रही थी। युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है आप? में जा आरव के पास ही। इशिका ने उसे देखकर अपना सर हिला दिया। युवराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, इशिका प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे उनका पीछा करना सही है। क्या इश्क ऐसा नहीं होता? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में तो सोचो, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है? उसकी बात सुनकर इशिका मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए युवराज से कहा, यूवी मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये बात पता चले कि एरी तुम्हें छोड़कर जा रही है और वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, ये जानते हुए भी कि तुमसे ज़्यादा वो तुमसे प्यार करती है और ये जानते हुए भी कि तुम उसके बिना खुश नहीं रह पाओगे, उसके बिना तुम खुद को अधूरा मानोगे, तुम ये अच्छे से जानते हो कि अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम्हें वो एहसास होगा जो कभी नहीं हुआ, तुम हर पल खुद को सेफ महसूस करोगे। अगर उस खुशी के लिए, उस एहसास के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत पर करनी पड़े तो क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी? और एक और बात यूवी, जिस मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इन सब के परे है मोहब्बत। फिर वो कहीं खोए हुए बोली, प्यार वो है जिसमें सिर्फ सामने वाले के बारे में सोचा जाता है।
इशिका की बात सुनकर युवराज एकदम चुप हो गया और इशिका अपनी बात कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी इशिका का फोन बज, उसने फोन उठाया। सामने वाली की बात सुनकर इशिका की आंखें कठोर हो गई। युवराज ने इशिका से पूछा, क्या हुआ? इशिका बिना उसका कोई जवाब दिए वापस अंदर चली गई। युवराज भी जल्दी से इशिका के पीछे गया। वहीं दूसरी तरफ आरव जब से बाहर था, ना चाहते हुए भी उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। सिर्फ उसकी ही, जो इशिका को जानता था उन सब की आंखें भी इधर उधर ही घूम रही थी। चाहे ये कोई दिखा नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, किसी को भी इशिका नज़र नहीं आई थी। आरव ने इसे इग्नोर किया लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। वो हर बार कभी अपने आसपास देखता या कहीं दूर देखता, चाहे वो ना दिखा रहा हो, लेकिन आज इशिका को ना देखकर ना चाहते हुए भी उसे अजीब लग रहा था। लेकिन उसने अपने ओरा में आकर हर एक बात को इग्नोर कर दिया और अपने काम पर फोकस करने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे आरव ना चाहते हुए भी गुस्सा हो रहा था, परेशान हो रहा था। वो बार बार कभी यहाँ तो टाइम को देखता या फिर दिन को देखता, जो कब की बदल कर रात हो गई थी। अगले दिन आर्मी कैंप में आरव चुपचाप एक जगह पर बैठा था और एकटक बिना किसी भाव के सामने देखे जा रहा था। तभी वहां तेज उसके साइड में बैठते हुए बोला, क्या हुआ इशिका जी के दर्शन नहीं हुए अभी तक? तेज की बात पर आरव ने ना ही कुछ कहा और ना ही अपने चेहरे पर कोई भाव लाए। तेज ने एक नज़र उसे देखा और मन ही मन हंस दिया। वो आरव पर जोर से हंसना चाहता था लेकिन इस वक्त वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने अपनी हंसी अपने मन में दबाकर खुद से कहा, मैंने अंसार से सुना था इशिका जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, शायद उन्होंने मेरी बात मान ली। इतना कहकर उसने टेढ़ी नज़रों से आरव को देखा, जो बराबर उसे सुन रहा था। तेज ने आगे खुद से कहा, मैंने उनसे सही कहा था कि इस आरव में कुछ नहीं है। वैसे भी कितना घमंडी है ये, इससे अच्छा वो किसी ऐसे से प्यार करे जो उनकी कद्र करे, उनके प्यार की गहराई को समझे, उन्हें समझे। फिर वो खुश होकर बोला, लगता है इशिका जी ने मेरी बात मान ही ली। इतना कहकर वो खुश होने का दिखावा करने लगा। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर आरव के मन में जो बेचैनी थी वो बढ़ चुकी थी। तभी तेज ने उसे देखते हुए कहा, सही किया ना इशिका जी ने, शायद इस वक्त वो किसी के साथ डेट पर गई होगी। तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा है तो इशिका जी के लिए बहुत अच्छा है ना, वो हमेशा उसके साथ खुश भी रहेगी। इतना कहकर उसने आरव के कंधे पर हाथ रख कर कहा, अरे तेरा चेहरा क्यों ऐसा बना हुआ है? तुझे तो खुश होना चाहिए, आखिर पहली बार इशिका जी ने तेरी बात मान ली, लेकिन तेरे चेहरे पर कोई खुशी नजर क्यों नहीं आ रही है? ओ समझा, तू उनके लिए अंदर से खुश है, आखिर हो भी क्यों ना, ये तेरा ही तो फैसला था ना। इतना कहकर उसने आरव को एक टेढ़ी मुस्कान दी। आरव ने एक नज़र उसे देखा और उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाकर वहां से चला गया। तेज ने एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, मिर्ची तो लगी। फिर वो खुद से ही परेशान होते हुए बोला, कहीं सच में मेरी बात सच ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जब ऑफिसर हिमांशी ने आरव को आते हुए देखा तो वो खुश हो गई। वो जल्दी से अपने पास रखा लंच बॉक्स लेकर आरव की तरफ बढ़ने लगी। वो उस तक जा पाती कि अंसार उसके सामने आ गया। ये देखकर हिमांशी चिढ़ गई। वो उसके साइड से निकलने लगी तो अंसार फिर से उसके सामने आ गया और उसके हाथ में पकड़े बॉक्स को देखते हुए कहा, ओ लंच किसके लिए? हिमांशी ने अकड़ते हुए कहा, सर के लिए, और बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करो। अंसार ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम्हें मुझसे ढंग से बात करनी चाहिए। इस पर हिमांशी ने बस अपना मुंह बना लिया। तभी अंसार ने उसके हाथ से लंच बॉक्स ले लिया। ये देखकर हिमांशी चौंक गई। उसने अंसार से गुस्से से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं सर के लिए लेकर आई हूँ। अंसार एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उस टिफ़िन को वही ओपन करते हुए बोला, लेकिन भाईजान तो खाना खा चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाया है तो इसे मैं खा लेता हूँ। हिमांशी ने लंच बॉक्स छीनने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, नहीं आप इसे नहीं खा सकते। अंसार ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और लंच को खाने लगा। लेकिन जब उसने हिमांशी को गुस्से से उबलते हुए देखा तो उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो भाईजान खा चुके हैं, वो इसे नहीं खाएंगे और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे इसे खाना चाहिए, समझी? इतना कहकर वो खाने लगा। हिमांशी कुछ बोलने जा रही थी कि उसने अंसार को पूरे मन से खाते हुए देखा तो वो शांत हो गई और उसका मानना था कि किसी को खाते वक्त टोकना नहीं चाहिए। अंसार ने टेढ़ी नज़रों से उसे एक नज़र देखा, उसे शांत देख वो मुस्कुरा दिया। उसने हिमांशी को चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, अब नहीं चाहिए तुम्हें ये? हिमांशी ने चिढ़ते हुए कहा, आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा। इतना कहकर वो चिढ़ते हुए वहां से चली गई। अगले दिन रोनित आरव को देख रहा था, जो हमेशा की तरह एकदम शांत और एक्सप्रेशनलेस था। रोनित ने कहा, क्या तू सच में ठीक है? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी हो तो इन्फॉर्म कर दियो। इतना कहकर आरव वहां से निकल गया। रोनित ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। कुछ देर बाद आरव चलते चलते काफी दूर चला गया था। वो फिलहाल बिल्कुल अकेला था, लेकिन हाँ, उसकी नज़रें जरूर आसपास घूम रही थी। वो चुपचाप चल ही रहा था कि उसके पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे ढूंढ रहे हैं। ये आवाज़ सुनकर आरव के कदम चलते चलते रुक गए। वो पीछे मुड़ने जा ही रहा था कि उसके सामने इशिका आ गई। आरव की नज़र इशिका के चेहरे पर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी।
इशिका को देखकर आरव उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। इशिका ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना। इशिका की बात सुनकर आरव का ध्यान इशिका पर से हटा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ने लगा। इशिका भी मुस्कुराकर आरव के साथ चलते हुए बोली, आपने मुझे मिस तो किया ही होगा। तब भी आरव ने कुछ नहीं कहा। इशिका ने मुस्कुराते हुए सामने देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आपने मुझे मुझसे ज़्यादा याद किया था। उसकी बात सुनकर आरव ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, क्या आज आप छुट्टी पर है? तो चलिए हम एक डेट पर चलते हैं, क्या कहते हैं? जहाँ तक मुझे पता है आपको फ्री रहना पसंद नहीं है, डेट पर चलने से आप फ्री भी नहीं रहेंगे। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं फ्री नहीं हूँ और मेरे साथ चलना बंद करो। इशिका ने हंसते हुए सामने देखते हुए कहा, मैं तो हर पल आपके साथ हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है? इशिका की बात सुनकर आरव के कदम रुक गए तो इशिका ने भी अपने कदम रोक लिए। इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, आपने यही सोचा था ना कि मैं हार मानकर चली गई हूँ? फिक्र मत कीजिए, जब तक आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे ये इशिका सिंह भी अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लिए और वहां से दूसरी तरफ चली गई। आरव जाते हुए इशिका को देखता रहा। कुछ देर बाद इशिका एक छोटे से पहाड़ पर थी जहाँ की कुछ चट्टानें टूटी हुई थी और वो वहीं बैठकर बियर पी रही थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ ताहिरी भी मौजूद थी, जो दूरबीन से दूर से नज़ारे देखने में बिजी थी। ताहिरी ने कहा, इशिका तुझे भी ये नज़ारा देखना चाहिए। इशिका ने एक आह भरते हुए कहा, ये नज़ारा क्या ही देखे जब उनकी एक ही नज़र में कायनात इश्क नज़र आने लगता है, जो बहुत कम ही नज़र आते हैं। उसकी बात सुनकर ताहिरी का मुंह खुल गया। उसने अपना सरना में सर हिलाते हुए कहा, तुझे नहीं लगता तुझे बिजनेस वुमेन ना होकर एक शायर होना चाहिए था? इशिका ने कुछ नहीं कहा। ताहिरी भी फिर नज़ारे देखने में बिजी हो गई। इशिका ने अपने हाथ में पकड़ा बियर का कैन फेंका और उठकर खड़ी हो गई और नीचे झांकने लगी। ताहिरी का ध्यान फिलहाल इशिका पर नहीं था क्योंकि वो दूसरी तरफ का नज़ारा देखने में बिजी थी। इशिका फिर सामने देखने लगी, वहां से कितना खूबसूरत लग रहा था, बर्फ से ढकी हुई वादियां, नज़ारा देखने लायक था। तभी इशिका को एक ठंडक का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ी, उसके पैर एकदम किनारे पर टिके थे। पीछे मुड़ने की वजह से उसके पैर भी पीछे हो गए, जिससे वो सीधा पीछे की तरफ गिर गई और उसके मुंह से एक चीख भी निकल गई थी। ताहिरी ने जब इशिका को गिरते हुए देखा उसकी आंखें फट गई। वो कोई एक्शन लेने जा ही रही थी कि तभी उसने किसी को कूदते हुए देखा। ये देखकर उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा फट गई। वो जल्दी से उस ओर भागी और नीचे झांकने लगी तो वो कोई और नहीं बल्कि मेजर आरव सिंघानिया थे। वही आरव के हाथ कसकर इशिका की कमर को पकड़े हुए थे। उसकी सांसें और उसके दिल को धड़कने काफ़ी तेज चल रही थी। वही इशिका मुस्कुराते हुए आरव को देख रही थी। उसके दोनों हाथ आरव के गले पर लिपटे हुए थे। वो दोनों काफ़ी पास थे, इतने की इशिका को साफ साफ आरव की घबराते हुई धड़कने सुनाई दे रही थी। आरव ने एक नज़र नीचे की तरफ देखा और फिर इशिका को देखा, जो बिना कहीं और ध्यान लगाए उसे ही देख रही थी। आरव की कमर पर एक चैन लिपटी हुई थी जिसे वो ऊपर अटकाकर नीचे कूदा था। वो ऊपर जाने की कोशिश कर पाता कि इशिका ऐसे ही आरव के सीने से लग गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कितने समय बाद वो आरव के सीने से लग पाई थी, कितने समय बाद उसे ये एहसास नसीब हो रहा था। वही ऊपर ताहिरी नीचे झांकते हुए एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, इसे क्या ये रोमांस करने की जगह नजर आ रही है? इशिका, आखिर तू आंखें खोलकर तो देख, इस वक्त तू कहाँ लटकी हुई है? तभी उसे अपने साइड से एक आवाज़ आई और उन्हें ऊपर खींचने की बजाय तुम उनका रोमांस देख रही हो। ताहिरी ने अपने साइड में देखा जहां रोनित मौजूद था। ताहिरी ने उसे अपने दांत दिखा दिए। रोनित ने अफसोस से अपना नामे सर हिला दिया। वही आरव ने इशिका से कहा, अपनी जिद छोड़ दो। इशिका ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, आप क्यों नहीं अपनी जिद छोड़ देते? इतना कहकर उसने अपना चेहरा जो आरव की गर्दन में छुपा हुआ था उसे आरव के चेहरे के सामने ला दिया। आरव उसका चेहरा देखने लगा। वही खूबसूरत आंखें जिसमें इस वक्त एक अलग ही चमक और खुशी थी। वही इशिका के लाल मुस्कुराते हुए होठ जिसकी मुस्कुराहट बेमिसाल थी। कितनी खूबसूरत थी वो, जिसे बताने में हर एक शब्द कम हो जाता, लेकिन उसकी खूबसूरती बयान नहीं हो पाती। आरव को अपनी बढ़ती हुई धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें इस वक्त इतनी बढ़ चुकी थी जिन्हें वो कब कब भूल चुका था। तभी उसे रोनित की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने ऊपर देखा और कहा, छोड़ना मत। इशिका ने हंसते हुए कहा, चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े लेकिन आपको छोड़ना तो मेरे बस में नहीं। इतना कहकर वो एक बार फिर से मुस्कुराते हुए आरव के सीने से लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों ऊपर थे और इशिका तब भी मुस्कुरा रही थी। ताहिरी ने इशिका का माथा छूते हुए कहा, मौत के करीब जाने से तुझे सदमा लग गया है क्या? जानती भी है अभी तू कहाँ थी और तूने ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर कुछ हो जाता तो? इशिका ने मुस्कुराते हुए ताहिरी को एक नज़र देखकर आरव को देखते हुए कहा, जब मेजर साहब आसपास हो तो मौत को भी मुझे लिए बिना खाली हाथ वापस जाना होगा। हमेशा की तरह ताहिरी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। वही आरव की मुठ्ठियां कसकर भींच गई थी। वो बिना और उस पर ध्यान दिए वहां से चला गया। रोनित ने इशिका से पूछा, आप ठीक है ना? इशिका ने अपना सर हिला दिया।
फिर उसने ताहिरी को देखते हुए रोनित से कहा, मेजर रोनित, इसे आपकी काफ़ी याद आ रही थी, आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वही इशिका की बात सुनकर ताहिरी की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, ऐसा मैंने कब कहा। फिर उसने रोनित को देखा, जिसे देखकर उसकी गाल टमाटर की तरह लाल हो गए, जिन्हें देखकर रोनित मुस्कुराने लगा। फिर ताहिरी और छेड़ते हुए कहा, क्या सच में मैं तुम्हें इतना याद आ रहा था और इशिका जी ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है, शायद कुछ वक्त बाद मुझे छुट्टी मिलने वाली है तो मुझे तुम्हारे घर आ जाना चाहिए। ताहिरी ने कंफ्यूज होकर पूछा, मेरे घर? रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम्हारे घर, लेकिन हो सकता है शायद मेरा पूरा परिवार आए। ताहिरी ने फिर कंफ्यूज होकर पूछा, आपका परिवार, लेकिन मेरे घर क्यों? फिर उसे जल्दी ही समझ आ गया, जिससे अब तो वो अपनी आंखें उठाने को हो तैयार नहीं थी। मुस्कान चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी और ना रोनित को देख पा रही थी। उसे देखकर रोनित हंसने लगा। वो कभी कभी हैरान हो जाता था कि इतनी प्यारी लड़की एक फाइटर हो सकती है और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी खतरनाक हो सकती है। अगले दिन आर्मी कैंप में आरव बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने हंसराज सिंघानिया को देखे जा रहा था, जो अपने एक दोस्त से मिल रहे थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हंसराज सिंघानिया वहाँ क्यों थे। रोनित और तेज भी वही थे। अपने दोस्त से मिलने के बाद हंसराज जी तेज और रोनित से मिले, आखिर में वो आरव से मिले। हंसराज जी को देखकर भी आरव की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले उन्हें देखकर हुआ करती थी। हंसराज जी पहले कुछ वक्त तक खामोश रहे, फिर उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की, मुझे पता चला है कि इशिका सिंह यही है और वो तुमसे बार बार मिल रही है। तेज और रोनित कभी एक दूसरे को देखते तो कभी हंसराज जी और आरव को देखते। जब से आरव इशिका से अलग हुआ था उसके बाद ये पहली बार था जब आरव अपने दादाजी से मिल रहा था, लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हंसराज जी को देखते ही आरव का मन खुशी से भर जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रोनित फिलहाल एक बात जरूर समझ गया था कि कोई बात है जिसे वो और तेज नहीं जानते। वही आरव बिना कुछ कहे चुपचाप उन्हें देखे जा रहा था। आरव ने हंसराज जी का कोई जवाब नहीं दिया तो हंसराज जी ने आरव को देखते हुए कहा, अब जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। आरव ने उन्हें देखकर बस इतना कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी हंसराज जी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, क्या मुझसे अब भी नाराज हो? आरव ने शांति से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं आखिर आपसे नाराज क्यों रहूँगा, आखिर आपने क्या किया है? आरव की बात सुनकर हंसराज जी ने अफसोस के साथ कहा, आखिर मैंने ही तुम्हें रोका था इशिका के पास जाने से। तेज ने ये सुनकर कहा, आपका क्या मतलब है? आरव ने तो खुद ही उस फैसले को लिया था ना। तेज की बात सुनकर हंसराज जी एक आह भरते हुए आरव को देखते हुए कहा, शुरू में तो इसी का फैसला था, लेकिन बाद में ये उसे पाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसे वापस अपने पास लाना चाहता था। ये सुनकर रोनित और तेज ने आरव को देखा, जिसके चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रोनित ने हंसराज जी से कहा, अगर ये उस समय ऐसा चाहता था तो आपने क्यों रोका? हंसराज जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रोनित, शायद तुम सोच रहे होगे कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन यही सही था। मैं ये भी जानता हूँ कि इशिका बेटा की कोई गलती नहीं थी और मुझे उसके प्रति सहानुभूति भी है, लेकिन उस वक्त उसका आरव से दूर जाना ही बेहतर था, नहीं तो आरव को अपने फर्ज से हाथ धोना पड़ता। फिर वो आरव को देखते हुए बोले, और ये तो इसके लिए तैयार भी हो गया था, मेरी बात ना मानकर उसके पास वापस जा रहा था। मैं ही जानता हूँ आखिर मैंने इसे कैसे रोका था। ये सुनकर तेज और रोनित आरव को देखने लगे। हंसराज जी ने आगे अफसोस के साथ कहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना बदल जाएगा, ये खुद को ही भूल जाएगा, मैं ये नहीं जानता था। इतना कहकर उन्होंने आरव को देखा, जो अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। हंसराज जी ने आरव को देखते हुए कहा, अगर इशिका सच में यहाँ है और तुमसे मिल रही हैं तो मैं यही चाहूँगा कि तुम। आरव उनकी बात को बीच में काटते हुए बोला, माफ़ करना दादाजी, लेकिन इन सब का अब कोई मतलब नहीं है, वैसे भी उसे मैं याद नहीं हूँ। उसके सर पर एक जिद का भूत चढ़ गया है, जब थक जाएगी तो वापस चली जाएगी। वो काफ़ी वक्त बाद कुछ वक्त तक सुकून में रही है और मैं उसका ये सुकून नहीं छीनना चाहता। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। हंसराज जी पीछे कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम गलतफहमी में जी रहे हो, जिसके लिए तुम खुद को चोट पहुँचाने के लिए तैयार हो, वो अब भी चोट खाती आ रही है। सुकून तो छोड़ो, एक पल के लिए चैन भी ना आया हो, तो क्या मुझ पर यकीन करोगे? आरव ने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बदले रोनित ने कहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वो तो आरव को तभी भूल चुकी थी ना, ये तो शायद यहाँ दोबारा वो इत्तेफाक से आई थी और वो आरव से मिली थी। हंसराज जी ने रोनित को देखकर आरव को देखते हुए कहा, ये मैं नहीं जानता, और तुमने कहा ना कि वो अपनी जिद छोड़कर चली जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। आरव ने उन्हें देखते हुए कहा, मुझे काम है, जब फ्री रहूंगा तब आपसे मिलूंगा। इतना कहकर वो जाने लगा। तभी हंसराज जी ने कहा, मनाली से निकलने के एक दिन पहले इशिका बेटा कल्याणी निवास आई थी। ये सुनकर तेज और रोनित की आंखें बड़ी हो गई और आरव के कदम रुक गए। तेज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या कहा आपने?
हंसराज जी ने एक गहरी सांस ली और आरव को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। हंसराज जी ने आरव को देखकर कहा, देखो मैं जानता हूं कि मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि तुम उस वक्त कुछ पल के लिए उसके लिए अपने फर्ज को भूलने के लिए तैयार हो गए थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। तेज ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो कल्याणी निवास कैसे गई? हंसराज जी ने उसे देखते हुए कहा, ये मैं नहीं जानता, उसे देखकर मैं भी हैरान था। फिर वो आरव को देखते हुए बोले, जानते हो क्या हुआ था उस दिन? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें घूरता रहा। 1.5 साल पहले मनाली में कल्याणी निवास में एक साया चुपके चुपके अंदर घुस रहा था। जहां वो जाना चाहता था वहां जाने से पहले वो साया हंसराज जी से टकरा गया। हंसराज जी उसे लेकर गार्डन में चले गए थे जहां कोई उन्हें ना देख पाए। वो हैरानी से इशिका को देखे जा रहे थे जिसकी दोनों आंखें लाल हो रखी थी और उस वक्त भी इशिका का सर फटने की कगार पर था, जिसका असर उसके माथे पर दिख रही नसों से साफ पता चल रहा था। हंसराज जी ने हैरानी से पूछा, इशिका तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो। इशिका ने उन्हें अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कैसे। हंसराज जी ने सोचते हुए कहा, तुम्हारी तो यादाश्त। इशिका उनकी बात काटते हुए बोली, ना ही ऐसा कोई है और ना ही ऐसी कोई मशीन है जो इस इशिका सिंह की इजाज़त के बगैर उसकी यादें मिटा सके। इशिका सिंह इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आसानी से मेरे दिमाग के साथ खेल सकता है। हंसराज जी ने अपना हाँ में सर हिला दिया, लेकिन वो थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने परेशानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इशिका ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने मेजर साहब से मिलने। इतना कहकर वो अपने कदम बढ़ाने ही वाली थी, तभी हंसराज जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। ये सुनकर इशिका के हाथों की मुट्ठियां भींच गई। उसने गुस्से से हंसराज जी को देखा और कहा, कौन रोकेगा मुझे उनसे मिलने से? आप। हंसराज जी ने शांति से कहा, नहीं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पहले उसे सुन लो, फिर जैसा तुम चाहो वैसा करना। उनकी बात सुनकर इशिका रुक गई। हंसराज जी ने कहा, तुम जानती भी हो तुम क्या करने जा रही हो? उससे मिलकर तुम क्या चाहती हो? कि वो अपने फर्ज से दूर हो जाएं, अपने उस सपने से दूर हो जाएं जो वो बचपन से देखता आया था। इशिका ने पूछा, क्या मतलब है आपका? हंसराज जी ने कहा, तुम जानती हो ना, तुम डार्क क्वीन हो, चाहे तुमने कुछ गलत ना किया हो फिर भी हर जगह तुम ही गलत दिखती हो। जानती हो, आरव ने ना ही सिर्फ अपने प्यार को बल्कि उसने डार्क क्वीन को भी बचाया है, जिसे सही साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी वो डार्क क्वीन को सही साबित करने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन तुम जानती हो इसका असर उसकी पोजीशन पर पड़ रहा है। हंसराज जी की बात सुनकर इशिका हैरान हो गई। हंसराज जी ने आगे कहा, पता है वो जनरल चीफ है और उसने डार्क क्वीन बचाया है, इससे उसे उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। हम जानते हैं कि तुम गलत नहीं हो, हम ये भी जानते हैं कि तुमने कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जैसा रंजित ने कहा था इसका अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, आरव ने ये जरूर साबित कर दिया है कि डार्क क्वीन की ही वजह से हम उन गैंग्स को खत्म करने में कामयाब हुए। तुम्हारी वजह से इसमें कामयाबी मिली, लेकिन इतना काफी नहीं है। उसने तुम्हें यूं ही खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहा, तुम्हारे लिए कहा था ताकि तुम सेफ रह सको और उसे भूलकर शांति से अपनी जिंदगी जी सको। तुम उससे मिलकर सिर्फ ना ही उसके फर्ज को खतरे में डालोगी बल्कि उसकी आज तक की सारी मेहनत बर्बाद कर दोगी। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता और जब तक आरव पूरी तरह से डार्क क्वीन को सही साबित नहीं कर देता, तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। इतना कहकर उन्होंने इशिका के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, उसके सपने को टकनाचूर मत करो, उसे खुद से अलग मत करो, उसकी बात मान लो। हंसराज जी की बातें सुनकर इशिका की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे, लेकिन जब भी उसके होठों पर मुस्कान थी जो दर्द भरी थी। इशिका ने रोते हुए हंसते हुए कहा, क्या उनसे दूर जाना ही एक अच्छा तरीका है? हंसराज जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था इशिका को देखकर, लेकिन वो आखिर कर क्या सकते थे? आरव को वो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने शांति से कहा, देखो इशिका बेटा, तुम काफ़ी मजबूत हो और तुम्हें मजबूत हमेशा बने रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, तुम्हें खुश रहना होगा, तभी आरव वापस अपने फर्ज पर लौट सकता है। तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा और उससे दूर रहना होगा। इशिका ने अपनी मुस्कुराहट बेकर कर रखते हुए अपने रूंधे गले के साथ कहा, चलिए ये भी सही, अगर मेरे उनसे दूर जाने से उनके लिए मुसीबत नहीं आएगी तो मैं चली जाऊंगी, उनसे दूर, बहुत दूर, खुद का ध्यान रखूंगी सिर्फ उनके लिए। अगर इस इशिका सिंह उनके फर्ज के बीच में आई तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी, उनका सपना मेरा सपना है, चली जाऊंगी उनसे दूर। इतना कहकर वो जाने लगी कि वो बीच में रुक गई। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस आंखों में आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर हंसराज जी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी बात मानकर उनसे दूर जा तो रही हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं वो दोबारा मुझसे टकरा ना जाएं। उसकी बात सुनकर हंसराज जी उसे देखने लगे। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है मेजर साहब मेरी खातिर मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, और फिक्र मत कीजिए, मैं कभी मेजर साहब को ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगी उनका पता। लेकिन इतना कहकर वो कुछ पल के लिए रुकी,
फिर आगे हंसराज जी की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन अगर कभी हमारी किस्मत ने हमें एक बार फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं उनसे दूर रहूंगी। अगर किस्मत ने हमें फिर एक बार मिलाया तब आप तो क्या मेजर साहब भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं आज तक कहती रहती थी कि हर कोई अपनी किस्मत खुद लिखता है, मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखती हूँ, लेकिन अब से मैं। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, उस ऊपर वाले की लिखी हुई किस्मत आजमाना चाहती हूँ। इस बार मैं उसकी लिखी हुई किस्मत पर यकीन करूंगी। और हाँ, इतना कहकर वो हंसराज जी को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, आपको क्या लगता है मेरा उनसे दूर जाना क्या उसमें सिर्फ मुझे ही दर्द होगा? तो आप गलत है। आपका शेर, आपका पोता इस हद तक टूट जाएगा कि आप सब उन्हें देखने के लिए तरस जाएंगे। वो इतने गुस्सैल बन जाएंगे जिसका खामियाजा सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप सब भुगतोगे। इशिका की बात सुनकर हंसराज जी की आंखें नम हो चुकी थी और साथ ही साथ उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। इशिका ने मुस्कुराकर नम आंखों के साथ कहा, ध्यान रखिएगा कहीं वो दोबारा मुझसे मिल ना जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतना कहकर उसने एक नज़र कल्याणी निवास को देखा, फिर बिना पीछे मुड़े वो सीधा वहां से चली गई। हंसराज जी की आंखों में पता नहीं क्यों आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बहाना चाहते थे। उन्होंने नम आंखों से इशिका को जाते हुए देखकर कहा, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। प्रेजेंट। आरव अपनी लाल आंखों से हंसराज जी को देखे जा रहा था। तेज और रोनित बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने इसकी तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। हंसराज जी ने आरव से नम आंखों से कहा, जैसा कि उसने कहा था कि तुम क्या बन जाओगे, क्योंकि वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती है। वो तुम्हें ना तो कभी भूली थी और ना ही कभी भूलेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस पर शक पहले से था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना कहूँगा, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं उस वक्त स्वार्थी हो गया था, लेकिन मैं बस नहीं चाहता था कि तुम अपने फ़र्ज से भटको। प्यार करना और उसे निभाना गलत नहीं है, लेकिन अपने फ़र्ज के ऊपर तुम प्यार को रखो। ये मुझे उस वक्त नागवारा था, लेकिन एक बात मैं अब तक जान गया हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, उसके बिना तुम अधूरे हो, तुम खुद को भूल गए हो, एक बार फिर तुम खुद से दूर रहना चाहते हो। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखता रहा। उसकी लाल आंखें उसके हालत की गवाही दे रहे थे। हंसराज जी ने आगे नम आंखों से आरव से कहा, हो सके तो मुझे माँ। वो आगे कुछ कहते कि आरव ने शांति से कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है दादाजी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने हमेशा मेरा भला चाहा है और मुझे हमेशा राह दिखाई है। ना तो आप कभी गलत थे और ना ही कभी होगे। आरव की बात सुनकर हंसराज जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने प्यार से आरव के सर पर हाथ फेर दिया। हंसराज जी उससे कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही आरव वहां से निकल गया था। तेज और रोनित भी आरव के पीछे निकल गए। आरव सीधा बाहर चला गया था। वो बाहर एक जगह पर जाकर रुक गया। रोनित और तेज भी उसके साथ गए। कुछ पल तक तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिर उनके लिए ये शौक वाली बात थी। तेज ने इशिका को याद करते हुए कहा, मतलब इशिका जी ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, वो मुझे पहले से जानती थी। रोनित ने भी सोचते हुए कहा, मुझे भी बेवकूफ़ बनाया और हमें पता तक नहीं चला। इतना कहकर उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने आरव को देखा। रोनित ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू अब क्या करेगा? क्या अब भी तेरा फैसला वही रहेगा? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाई तो अगर मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार हैं, और क्या सच में वो मेरे साथ रह सकती है? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, इसका फैसला उन्हें ही करने दे तो अच्छा है। इस पर आरव ने उसे देखा तो रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव इशिका जी को नहीं बल्कि खुद को एक मौका दे, वापस खुद को पाले। ना ही सिर्फ उन्हें खुशी मिलेगी बल्कि तुझे भी खुशी मिलेगी। तेज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, रोनी की बात सही है, मुझे नहीं लगता कि इशिका जी को अब और इंतजार करवाना ठीक है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर फिर भी तुझे कोई डाउट है तो इसे तू खुद क्यों नहीं आजमाता? मेरा पास एक प्लान है। आरव ने उसे देखा तो तेज एक डेविल स्माइल करते हुए मुस्कुराने लगा। तेज ने उससे कुछ कहा। रोनित ने हंसते हुए कहा, तेरा दिमाग इन्हीं सब कामों में चल सकता है। तेज ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा दिमाग सबसे तेज है और हर चीज़ में मेरा दिमाग सबसे आगे रहता है। फिर वो आरव से बोला, क्या कहता है? इससे तू उनके मन की बात सामने से जान सकता है और वो सब पूछ सकता है जो तू चाहता है। तुझे तसल्ली भी हो जाएगी कि इशिका जी सच में तेरे साथ रहना चाहती है, उन्हें तेरे साथ रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस आसपास देखने लगा। तेज और रोनित भी देखने लगे। शायद तीनों इशिका को खोज रहे थे। तेज ने आसपास देखते हुए कहा, लगता है आज इशिका जी तेरा पीछा नहीं कर रही। फिर वो चौंकते हुए बोला, क्या कहीं इशिका जी वापस तो नहीं चली गई? ये जैसे ही आरव ने सुना उसने अपनी तेज तरार वाली नज़रें तेज पर गाड़ ली। तेज ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मुझे ये पहले वाली तपिश क्यों महसूस हो रही है? फिर वो जल्दी से आरव के सीने को थपथपाते हुए बोला, लगता है अब इसके अंदर मौजूद तेरा पत्थर का दिल पूरी तरह से पिघल चुका है। मुझे ये काफ़ी तेजी से धड़कता हुआ महसूस भी हो रहा है। रोनित उसे देखकर हंसने लगा। आरव ने तेज को घूरते हुए उसका थपथपा हुआ हाथ पकड़ लिया। तेज जल्दी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, हे मेरा हाथ छोड़, मुझे पता है अब तू मेरा हाथ तोड़ने वाला है। तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ।
आरव उसकी बात को अनदेखा करते हुए उसका हाथ मरोड़ने ही जा रहा था कि तेज ने जल्दी से कहा, अरे तू जल्दी से इशिका जी का पता करना, कहीं वो सच में चली जाएं। तेज की बात सुनकर आरव का ध्यान इशिका पर आ गया और उसने तेज का हाथ भी छोड़ दिया। तेज जल्दी से अपने हाथ को सहलाने लगा जैसे उसने अभी किसी बच्चे को बचाया हो। रोनित अपना सरना में हिलाते हुए आरव से बोला, क्या मैं पता करूं? आरव ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा, नहीं मुझे पता है, वो मुझे कहाँ मिलेगी। तेज ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे कैसे पता, तूने तो कभी उन पर ध्यान दिया ही नहीं। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से सीधा निकल गया। रोनित ने उसके सर पर मारते हुए कहा, इशिका जी को जितना वो खुद अपने बारे में नहीं जानती होगी जितना आरव जानता है। तेज ने अपना सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप टेरेस पर इशिका अपने हाथ टिकाते हुए खड़ी थी और एकटक बाहर का नज़ारा देखे जा रही थी। जब वो वहां आई थी वो वहां उस जगह कुछ पल के लिए जरूर जाती। आखिर इशिका के लिए ये वही जगह थी जहां वो अपनी लाइफ में पहली बार आरव से मिली थी। यही तो वो जगह थी जहां उसकी नज़रें अनजाने में ही आरव से टकराई थी। इशिका के लिए वो जगह इतनी ज़रूरी थी कि आज वो पूरी बिल्डिंग उसके नाम थी। आखिर वो कैसे इसे छोड़ देती। इशिका को वहां आकर बहुत अच्छा लगता था और एक और उम्मीद थी उसे कि वहां एक ना एक दिन आरव भी जरूर आएगा, लेकिन कब ये नहीं पता था। फिर भी वो वहां जाकर उसका इंतजार जरूर करती, चाहे आरव को इसकी खबर हो या ना हो, चाहे उसे वो दिन याद हो या ना हो। इशिका ने आज व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। हमेशा की उसने ऊपर एक व्हाइट लॉन कोट डाला हुआ था। हाथों में व्हाइट कलर के ही ग्लव्स थे। आज उसके लंबे बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। आंखों पर हमेशा की तरह गॉगल्स थे। चेहरे पर हमेशा की तरह उसका एटीट्यूड, उसके चेहरे का तेज बरकरार था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, उसके होंठ मुस्कुराने लगे। वो जल्दी से पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे देखकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने गौर से उसे देखा, वो कोई और था। इशिका ने सामने देखते हुए कहा, तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? उस शख्स का पहनावा काफ़ी अजीब था। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था और गले में मफलर डाल रखा था। उसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। वो चलते हुए इशिका के पास आया और उससे कुछ कदम की दूरी पर रुक गया। उसने इशिका को देखते हुए कहा, आप एमएस हैं ना? मुझे पता चला एमएस यहाँ है तो आपसे मिलने चला आया, लेकिन मुझे ये सुनने को मिला कि आप एमएस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट। एमएस यहाँ काफ़ी दिनों से किसी का पल पल इंतजार कर रही है। आखिर किसका इंतजार है आपको? उस शख्स की आवाज़ काफ़ी भारी थी। इशिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें ये कैसे पता? उस शख्स ने भी सामने देखते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं एमएस की जासूसी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। और बात रही मुझे कैसे पता चला, तो जहां तक मुझे लग रहा है अब तक पूरे कश्मीर को पता चल चुका है, यहां तक बच्चों को भी पता होगा। उसकी बात सुनकर इशिका ने खोए हुए अफसोस के साथ कहा, बच्चों तक को पता है तो उन्हें क्यों नहीं पता? जब सबको खबर है तो उन्हें खबर क्यों नहीं लग रही है? उस शख्स ने एक नज़र इशिका के खोए हुए चेहरे को देखा, जिस पर अब उदासी दिखने लगी थी। जिसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं आते थे, आज किसी की वजह से हर एक एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर देखने को मिल जाते थे। उस शख्स ने सामने देखते कहा, मेजा आरव की बात कर रही है। इशिका ने उसे देखा तो उसने इशिका को देखते हुए कहा, वो तो मेरे दोस्त है। ये सुनकर इशिका ने एक बार उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहा, क्या सच में उनके दोस्त हो? उस शख्स ने कहा, हाँ तभी तो यहाँ हूँ, लेकिन मुझे ये सुनकर काफ़ी हैरानी हुई कि आपके जैसी लड़की उसके जैसे सोल्जर से आखिर प्यार कैसे कर सकती है, जिसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसे अगर कुछ नज़र आता है तो सिर्फ है अपना काम, ना ही परिवार, ना ही दोस्त और ना ही प्यार, हमेशा अकेला रहता है, वो तो मतलबी है। आप तो इतनी सुंदर है जिसके आगे जन्नत की परी भी फीकी पड़ जाएगी, और वो एक पत्थर दिल इंसान, आप तो उससे कई ज़्यादा सुंदर दिखती है। उसके चेहरे पर तो कभी कोई भाव भी नहीं आता सिवाय गुस्से के और सख्ती के, ना ही प्यार का भाव, ना ही नफरत का भाव और ना किसी से लगन का भाव। यहाँ तक कि उसने तो अपना घर, अपना परिवार भी छोड़ चुका था, जिसे ना तो अपनी माँ की याद आती है जिन्होंने उसे जन्म दिया है, और ना उस पिता की याद आती जिन्होंने उसे चलना सिखाया है। वो तो बस अपने काम में खोया रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो तो खुद ही सबसे से दूर हो गया है, वो तो खुद ही दुखी रहता है, वो तो खुद ही सबको अपने से अलग रखता है। उसने तो खुद ही अपना सब कुछ खुद से अलग कर दिया। ऐसा पत्थर दिल इंसान आखिर आपको क्या ही दे सकता है? क्या ही खुशी देगा वो आपको, जिसके पास खुद ही कुछ ना हो? उस शख्स की ये सारी बातें सुनकर इशिका की आंखें नम जरूर हो गई थी, लेकिन गुस्से से उसकी आंखें लाल भी हो गई थी। उसने अपनी आंखों पर से गॉगल्स हटाए और उस शख्स की आंखों में अपनी आंखें डाली जो गुस्से से उबल रही थी। इशिका ने उससे गुस्से से कहा, मैं नहीं जानती आखिर तुम क्या चाहते हो, लेकिन जिसके बारे में बोल रहे थोड़ा सोच समझ कर बोलो। तुमने खुद को उनका दोस्त कहा था ना, क्या दोस्त ऐसे होते हैं? उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, बस इशिका को देखता रहा। इशिका ने आगे कहा, जानते हो तुमने अभी भी क्या कहा है? मेजर साहब की इंसल्ट की है। फिर वो उसके करीब अपने 2 कदम बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, उनकी इंसल्ट करने का हक मैं खुद उन्हें भी नहीं दूंगी। जानते हो जिसे तुम पत्थर दिल कह रहे हो, उसी पत्थर दिल इंसान के ऊपर आज लाखों लोगों को गर्व है। वही पत्थर दिल इंसान उन शिकालाओं का बेटा है जो अपने खुद के बेटों को खो चुकी है। उसी पत्थर दिल इंसान ने कितनी ही लड़कियों को, कितने ही लोगों को बचाया है।
तुम उन्हें पत्थर दिल कह रहे हो जिनका कलेजा बुरे लोगों को भी मारकर गिल्ट से भर जाता है। तुम उन्हें पत्थर दिल कह रहे हो जिसकी अपने शहीदों को देखकर आंखें नम हो जाती है। तुम उन्हें सख्त और गुस्सैल कह रहे हो जो एक जानवर के दर्द को भी आसानी से समझ जाता है। तुम उन्हें सख्त और गुस्सैल कह रहे हो जिनका चेहरा अपनी बहन के सामने आकर मुस्कुराहट से भर जाता है। तुम ये कह रहे हो कि उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, उनका काम जानते भी हो जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम करने के बारे में सोचा है। तुम उन्हें मतलबी कह रहे हो जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ अपने फर्ज को दिया है, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी जिंदगी भी कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ अपने फर्ज के लिए। तुम उन्हें मतलबी कह रहे हो जिन्होंने आज तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है, दूसरों को पता चले बिना। तुम उन्हें मतलबी कह रहे हो जिन्होंने खुद उन सभी शहीदों के परिवार की जिम्मेदारी खुद ली है जिस सदस्य के जाने से उन्होंने कभी उस सदस्य की कमी महसूस नहीं होने दी। तुमने कहा कि वो अपना परिवार छोड़ चुके हैं, अपने माता पिता को याद नहीं करते। जाकर पूछो उनके परिवार से, उन्हें छोड़ने के बावजूद भी वो अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले। उनसे दूर होने के बावजूद भी वो अपने परिवार की सेफ्टी खुद करते हैं। पूछो जाकर उस परिवार से जो उनके जैसे बेटे को पाकर खुद को कितना भाग्यशाली समझते हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपना सब कुछ अपने भाई बहनों को दे दिया, जिन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को भाई की तरह नहीं बल्कि पिता की तरह पाला है। वो मतलबी है जिन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद की ही खुशी खुद से अलग कर दी और पल पल वो मरते रहे, जिन्होंने अपनी खुशी यहाँ तक कि वो खुद से भी अलग हो गए। वो पत्थर दिल इंसान हैं। इतना कहकर इशिका कुछ पल रुकी, फिर हंसते हुए नम आंखों से उस शख्स को देखते हुए कहा, अरे उनके जैसा तो तुम्हें पूरे जहान में नहीं मिलेगा और ना ही कोई उनके जैसा हो सकता है। उनके आगे तो दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा, अमीर से अमीर, सबसे पावरफुल आदमी भी मेरे लिए कंकड़ के समान है। तुम जानते हो ये द ग्रेट इशिका सिंह सिर्फ उन्हीं की दीवानी क्यों है? क्योंकि सिर्फ वही है जो एक नहीं हजारों जिम्मेदारियों को निभाते हैं बिल्कुल अकेले अपने दम पर। जो एक बार किसी को थाम ले तो आखिरी दम तक उसे थामे रखते हैं। एक वही है जिन्होंने इस इशिका सिंह को एक नई इंसान बना दिया है। एक वही है जिन्होंने इस इशिका सिंह को प्यार का असल मतलब समझाया है। एक वही है जो हजारों मुश्किलें आने के बाद भी खुद अकेले ही का सामना करते हैं। इतना कहकर वो चुप हो गई। उस शख्स को देखते देखते इशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। सिर्फ इशिका ही नहीं बल्कि उस शख्स की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। इशिका ने सामने देखते हुए गुस्से से कहा, दोस्त कहा है ना उनका, इसलिए यहाँ से जिंदा जा पाओगे। फिर वो उसे देखते हुए बोली, याद रखिएगा उनकी इंसल्ट करने का हक खुद उनके पास भी नहीं है। उस शख्स के चेहरे की मुस्कुराहट और लंबी हो गई, साथ ही आंसू और तेजी से बहने लगे। उसकी आंखें एकटक इशिका को देखे जा रही थी। इशिका अपनी बात कहकर वापस सामने देखने लगी थी। उसने वापस अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लिए थे। वो शख्स एकटक इशिका को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। इतना तो आरव खुद को नहीं जानता होगा जितना इशिका उसे जानती थी। उस शख्स ने अपने चेहरे पर से दाढ़ी हटा दी। इशिका ने उसे देखा, आरव को भी देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। वो वापस सामने देखने लगी, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, कितनी ही बार हराओगी मुझे, कितनी ही बार? इशिका ने आरव को देखा तो आरव ने उसे देखते हुए कहा, हार गया फिर से तुमसे, जीत गई तुम। इशिका ने कुछ नहीं, उसने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और दूसरी ओर देखने लगी। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ाए कि वो बीच में ही रुक गया और बस उसे देखने लगा। इशिका ने आरव को देखा, वो बिना कुछ कहे चुपचाप उसके सीने से जा लगी। आरव ने एक नज़र अपने सीने से लगी, इशिका को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलकर इशिका के गालों पर गिरने लगे। इशिका अपना सर उठाकर आरव को देखने वाली थी कि आरव ने अपना एक हाथ उठाकर इशिका के सर पर रख दिया और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर कस दिया और कसकर उसे गले से लगा लिया। इशिका के होठों पर एक प्यारी से मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखों को बंद लिया और कसकर आरव को पकड़ लिया। आरव का दिल आज बहुत तेजी से धड़क रहा था। कितने वक्त बाद आज वो वापस से महिका के करीब था। आरव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और बेफिक्र होकर अपने आंसुओं को भी बहने दिया। इशिका उसके लिए वो थी जिसके सामने वो बेझिझक रो सकता था, अपने अंदर का गम निकाल सकता था। उसे अपने आंसू इशिका से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज आरव का दिल सुकून से भर चुका था, उस सुकून से जिसको वो कब का खो चुका था। आज दोनों ही एक दूसरे के कसकर गले लगे हुए थे। ना ही उन्हें कोई परवाह थी और ना ही चिंता थी, और अब ना ही दोनों के बीच कोई राज था। हर एक राज खुल चुका था। अंदर का सारा गुमार, सारे सवाल, सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर अब कुछ था तो सिर्फ सुकून और चैन था। इशिका ने अपना सर आरव के सीने से निकालकर आरव के चेहरे को देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आरव के गालों पर मौजूद आंसुओं की बूंदों को अपनी उंगलियों से साफ किया। आरव ने इशिका को देखा जो उसे ही देख रही थी। आरव ने आगे बढ़कर उसके माथे को बहुत शिद्दत के साथ चूम लिया। इशिका की आंखें बंद हो गई और तेजी से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। कितनी इंतजार किया था उसने इस एहसास का जो उसके लिए हर एक एहसास से बढ़कर था। सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि आरव के लिए भी ये बहुत अनमोल था। आरव ने इशिका के प्यार से आंसू पोंछने लगा और आखिर में अपनी उंगलियों से उसके गाल को सहलाने लगा और उसे एकटक देखने लगा। इशिका भी आरव को देखे जा रही थी। इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, तो अब मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे शादी करनी है आपसे।
इशिका की बात का आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। आरव को चुप देखकर इशिका का मन बेचैन हो गया। उसने बेचैनी से कहा, मेजर साहब क्या आप फिर से? वो आगे कुछ कहती कि उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आरव ने उसे काफ़ी धीरे से और बहुत प्यार से किस कर लिया था। वो कुछ पल तक इशिका के करीब ही रहा। इशिका का दिमाग तो एकदम ब्लैंक हो गया था, इतना कि वो तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरव को देखने लगी थी जिसकी आंखें बंद थी। कुछ पल बाद आरव धीरे से इशिका से अलग हुआ। इशिका ने अपने होठों को धीरे से छुआ। आरव ने अपने माथे को इशिका के माथे से लगा दिया और बस इतना कहा, आने में इतनी देर क्यों कर दी? इतना कहकर उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। इशिका कुछ कहती कि आरव उसका सर सहलाकर मुस्कुराकर वहां से चला गया। इशिका तो अब भी ब्लैंक होकर आरव को जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद उसे ध्यान आया, वो कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती। उसने धीरे से अपने होठों को छूते हुए खुद से कहा, जवाब क्या था, हाँ या ना? रात के वक्त रिजॉर्ट में ताहिरी इशिका पर चिल्लाए जा रही थी और इशिका भी गुस्से से उसे घूरे जा रही थी और हर कोई इशिका को देख रहा था। हर कोई इशिका से सवाल करना चाहता था, लेकिन फिलहाल ताहिरी की वजह से इशिका काफ़ी गुस्से में थी, इस वजह से सब चुप ही थे। ताहिरी ने गुस्से से कहा, आखिर तू खुद को समझती क्या है, हमेशा अपने मन की करती है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबको बेवकूफ़ बनाने की? सबको बेवकूफ़ बनाया तो बनाया, मुझे भी बनाया, आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? इशिका ने उसे घूरते हुए कहा। ताहिरी सोच समझकर बोलो। ताहिरी ने गुस्से से इशिका की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, नहीं बोलूंगी सोच समझकर। तूने मुझे बेवकूफ़ बनाने से पहले एक बार भी सोचा समझा जो मैं बोलने से पहले सोचूं? आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? पता है हम कितने परेशान रहते थे तेरे लिए, हर पल तेरे बारे में सोचते रहते थे, तुझे वो याद थे और उनके तूने हमेशा अपने अंदर रखा। क्या तू हमें अपना नहीं समझती? आखिर तू क्यों हर बार अकेले ही सब कुछ सहती है? इशिका ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं सहा, मैं एकदम ठीक थी और ठीक हूँ समझी। और अगर यही बात है तुम सबसे कहूँ तो क्या जवाब होगा तुम सबके पास? ताहिरी ने कुछ कहने की कोशिश की। इशिका ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा, तुम मुझे कह रही हो और जो तुम सबने किया है वो क्या है? मेरे लिए अपने प्यार से दूर हो गई, एक बार भी अपने प्यार के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी खुद के बारे में नहीं सोचा तुम सबने। इतना कहकर उसने युवराज और वैभव को भी देखा। इशिका की बात सुनकर ताहिरी चुप हो गई थी। इशिका ने फिर ताहिरी को देखते हुए गुस्से से कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्यार करने के बाद उसे ना निभाने की? तुम्हारी लाइफ अब सिर्फ मेरी नहीं है ताहिरी, किसी और का भी अब इस पर हक है। एक बार भी तुमने मेजर रोनित के बारे में सोचा? क्या जरूरी है हर बार वही तुम्हारे पास आए? मैं तो बस तुम्हें ये देखना चाहती थी, आखिर कब तक तुम खुद में दबती रहोगी? आखिर कब तक अकेले रोती रहोगी? क्या तुमने मुझे एक बार भी अपने मन की बात बताई है? एक बार भी सोचा है तुम सबने आखिर मुझे कैसा लगता होगा ये देख देख कर कि तुम तीनों मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो? जानते भी हो मुझ पर क्या बीती होगी? इतना कहकर उसने तीनों को देखा। ताहिरी की आंखें नम हो गई थी। उसने फिर भी गुस्से से कहा, हाँ किया हमने और हर बार करेंगे जब तक तुझे खुशी नहीं मिलेगी। हम कभी अपनी खुशी को अपने पास नहीं आने देंगे, समझी तू? और एक बार भी ही नहीं, हर बार ऐसा होगा जब जब तेरी खुशी तुझसे अलग होगी हम अपनी खुशी को खुद से अलग कर देंगे। और हाँ, मुझे आज के बाद तुझसे दोस्ती रखनी ही नहीं है, आज से तू मेरी दोस्त नहीं है। उसकी बात सुनकर इशिका अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसके चेहरे पर मारने जा ही रही थी कि वो बीच में ही रुक गई। वासु ने जल्दी ताहिरी से कहा, दी आप है क्या कह रही हो? ताहिरी ने कुछ नहीं कहा। वासु उनके बीच जाने वाला था कि युवराज ने उसे रोक लिया। ताहिरी आंखों में पानी और गुस्सा दोनों लिए इशिका को देखे जा रही थी। इशिका ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपना हाथ नीचे कर लिया और ताहिरी को देखते हुए कहा, मुझे भी तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। इतना कह के वो सीधा बाहर निकल गई। ये देखकर ताहिरी उसके पीछे भागते हुए बोली, भाग कहाँ रही है? वो मैं हूँ जिसे भागना चाहिए। इशिका ने बाहर आकर एक बाइक स्टार्ट की, वो वहां से निकल गई। ताहिरी गुस्से से नम आंखों के साथ अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए कहा, ये चीटिंग है, पैदल भागती ना। तभी एक गार्ड ने उसके सामने एक चाबी कर दी। ताहिरी ने उस चाबी को देखा। उस गार्ड ने कहा, ये बॉस ने छोड़ी है। ताहिरी ने जल्दी से चाबी ली और एक बाइक लेकर वो भी इशिका के पीछे निकल गई और जल्दी ही वो इशिका के बराबर भी पहुंच गई, क्योंकि इशिका की बाइक की स्पीड कम थी। लेकिन जैसे ही इशिका ने ताहिरी को अपने बराबर देखा, उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी तो ताहिरी ने भी स्पीड बढ़ा दी। दोनों ही एक दूसरे रेस करने में लगी हुई थी। दोनों के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। ताहिरी ने इशिका को देखा, फिर सामने देखते हुए तेज आवाज में कहा, हे हिटलर। इशिका ने भी बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या है, चुपचाप रेस करो ना। ताहिरी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तू बाइक उड़ा रही है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुझे एक मौका दे रही हूँ, अगर वापस मेरी दोस्त बनना है तो रुक जा। कुछ पल तक ताहिरी को कोई जवाब नहीं मिला तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने इशिका को देखा। तभी इशिका ने तेज आवाज में कहा, मैंने सोच लिया है। इतना कहकर उसने अपनी बाइक रोक ली। ये देखकर ताहिरी के होठों पर एक लंबी सी स्माइल आ गई, लेकिन जल्दी ही उसने उसे छुपा लिया। वो भी रुक गई। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे से चेहरे फेर कर खड़ी रही। ताहिरी ने इशिका को देखा, उसका मुंह फूल गया।
वो अपना मुंह फुलाते हुए इशिका के पास गई और उसके कोट का कोना हल्के से पकड़कर खींचते हुए बोली, मुझे गले लगा, नहीं तो मैं दोबारा तुझसे दोस्ती नहीं करूंगी। इशिका ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। ताहिरी किसी बंदर की तरह उससे चिपक गई, जिसे देखकर इशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ताहिरी भी मुस्कुराने लगी। ताहिरी इशिका को देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे समझना चाहिए था, और जो कहा उसके लिए भी। इशिका ने उसे देखते कहा, मुझे भी माफ़ कर दो। ताहिरी उसके कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, आह ये हिटलर माफ़ी मांग रही है। इस पर इशिका ने उसे घूर कर देखा, लेकिन ताहिरी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने इशिका को देखते हुए कहा, लगता है आज तेरे मेजर साहब ने तेरा शादी का प्रपोजल अपना लिया है। उसकी बात सुनकर इशिका अपना चेहरा फेर कर हंस दी और अपना नामे सर हिला दिया। ये देखकर ताहिरी ने पूछा, क्या फिर तू इस पर हंस क्यों रही है, तू फिर से रिजेक्ट हो गई? इशिका ने सामने देखते हुए कहा, नहीं इस बार नहीं। फिर वो ताहिरी को देखते हुए बोली, उनकी शादी मुझसे ही होगी। ताहिरी ने सोचते हुए पूछा, लेकिन उन्होंने तुझसे शादी के लिए हाँ तो नहीं कहा? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार ना भी नहीं कहा। ताहिरी खुश होते हुए बोली, लगता है इस बार भी इशिका सिंह की जिद पूरी होगी। इशिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों रिजॉर्ट में थे और सबके साथ बैठे थे, लेकिन इस बार ताहिरी एरिना को घूरे जा रही थी। एरिना जानती थी कि जैसे ही इशिका यहाँ से जाएगी वो उस पर टूट पड़ेगी, इसलिए उसने पहले ही इशिका से कहा, बॉस आप ताही से कुछ कहिए ना। ताहिरी ने उसे घूरते हुए कहा, वो क्या कहेगी, चल उसने तो हमें बेवकूफ़ बनाया, उसका तो काम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। इस पर इशिका ने उसे गुस्से से देखा तो ताहिरी जल्दी से अपने शब्दों को सही करते हुए बोली, मेरा मतलब था कि तेरा काम सबसे बातें छुपाना है। फिर वो जल्दी से एरिना से बोली, अंग्रेजन तुझे पहले से पता था ना, तूने भी इस हिटलर के साथ मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया, तभी तो तुम बिल्कुल शांत थी जब तुम्हें ये पता चला इशिका इंडिया जा रही है, क्यों? इतना कहकर उसने एक पिलो उठाकर एरिना के ऊपर मार दिया। एरिना ने एक गहरी सांस कहा, मुझे शुरू में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन मैंने बॉस को दवाई वापस निकालते हुए देखा जो मैं डेली बॉस को देती थी, तभी मुझे शक हुआ और मैंने इनसे बात की। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरा ट्रीटमेंट फेल हो गया, मुझे बस बॉस की फिक्र थी, लेकिन इनसे बात करने के बाद मुझे तसल्ली मिल गई कि ये बिल्कुल ठीक है। इशिका ने एरिना से कहा, एरी ये मत समझना कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारा ट्रीटमेंट फेल हो गया, बल्कि तुम्हारी काबिलियत की वजह से आज और तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से बहुत से लोग सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कभी ये मत सोचना कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, खुद को कभी कम मत समझना। एरिना ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस मैंने कभी ये नहीं सोचा, हाँ शुरू में मुझे बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन वो आप थी और आप कितनी स्ट्रॉन्ग है ये मैं खुद देख चुकी है। आप ना ही सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई आसानी से कभी नहीं तोड़ सकता। युवराज ने एरिना से पूछा, 100% श्योर हो इनकी कंडीशन ठीक है? एरिना ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं सब चेक कर चुकी हूँ। वासु ने इशिका को देखते हुए कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपको आरव जीजू के साथ साथ वो चूहिया भी याद है? इस पर वैभव ने उसे गुस्से से देखा, जिसे देखकर वासु एक फीकी हंसी हंसते हुए बोला, माफ़ करना भाई, आपकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड संजना सिंघानिया। वैभव ने अपना नामे सर हिला दिया। इशिका ने अपना सर हिला दिया। तभी ताहिरी के दिमाग में कुछ खटका। उसने जल्दी से इशिका से पूछा, इशिका तू यहाँ कश्मीर में ही क्यों आई, क्या तुझे ये पहले से पता था कि मेजर आरव यही होंगे? इशिका ने शांति से कहा, नहीं मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे यहाँ मिलेंगे। वैभव ने ताहिरी से कहा, हम मेजर रोनित के लिए यहाँ आए थे ताकि तुम उनसे मिल सको और बॉस को काम भी था। ताहिरी ने हैरानी से इशिका को देखते हुए कहा, क्या सच में? इशिका ने कुछ नहीं कहा। ताहिरी ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है मेजर तेज और रोशनी के रिश्ते में भी दूरी थी, आखिर हो क्यों ना मेजर तेज के दोस्त अकेले जो थे और रोशनी तभी यहाँ आए जब हम यहाँ आए, और रोशनी ने बताया था कि वो एक कंपनी की तरफ से एक एनजीओ के लिए यहाँ आई है। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जहाँ मेजर तेज है वही के एनजीओ में रोशनी को काम पड़ा? इतना कहकर उसने इशिका को देखा, जो जानबूझ पर एक फाइल पढ़ने का नाटक कर रही थी। ताहिरी ने युवराज और वैभव को देखा तो दोनों ने कहा, इस बारे में हम नहीं जानते। ताहिरी ने इशिका से कहा, इशिका ये तेरा ही काम था ना, और तू ये भी जानती थी कि रोशनी आएगी तो उसके साथ संजू भी आएगी, जिससे वो इस विभू के बच्चे से मिल सकें। ये सुनकर सब इशिका को देखने लगे। इशिका ने सबको देखा जो उसे ही घूर रहे थे। इशिका ने उन सबको देखते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने क्या किया, तुम सबको नहीं लगता जो हुआ अच्छा हुआ? उसकी बात सुनकर ताहिरी हैरान हो गई। उसने इशिका को देखते हुए कहा, क्या हम इस जन्म में कभी तुझे समझ पाएंगे? तूने शुरू में सिर्फ हमारे बारे में सोचा, यहाँ तक कि मेजर तेज के बारे में भी, लेकिन तूने अपने बारे में नहीं सोचा। अगर मेजर आरव यहाँ नहीं होते तो? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वो यहाँ नहीं मिलते तो कहीं और मिलते, लेकिन मिलते जरूर। ताहिरी ने कहा, तू तब तक इंतजार करती रहती। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वादा किया था मैं मेजर साहब का पता नहीं लगाऊंगी, लेकिन बाकियों का पता नहीं लगाऊंगी। ऐसा कोई वादा मैंने नहीं किया था, और इंतजार सिर्फ मैं ही नहीं वो भी कर रहे थे, हर वक्त हर पल।
ताहिरी ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आज भी तो रिजेक्ट हो गई। MS, इशिका ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, इस बार उन्होंने ना नहीं कहा। इशिका को देखकर सब हंस दिए, जिसे देखकर इशिका का चेहरा सख्त हो गया। वासु ने हंसते हुए कहा, दी आप क्या कहती हो, दुनिया को ये बात पता होनी चाहिए ना। इतना कहकर वो और ताहिरी आपस में ताली देते हुए हंसने लगे। इशिका गुस्से से उन सबसे कुछ बोलने वाली थी कि उसका फ़ोन बजा। इशिका ने फ़ोन को देखकर फ़ोन उठाया। सामने की बात सुनकर वो सीरियस हो गई। इशिका को सीरियस देखकर ताहिरी ने पूछा, क्या हुआ? इशिका ने अपनी जगह पर से उठते हुए युवराज और वैभव से कुछ कहा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए सोल्जर आर ऑफ वेस्ट तूफानी इशिका के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।